आज आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से। हम कल भी लड़ना जानते थे, हम आज भी लड़ना जानते और हम आने वाले कल में भी लड़ना जानते। एक हफ्ते के भीतर किसी बाबा ने डेरे में नहीं रहता है, पार पार कर देता है। अरे पाएगा नहीं, तो ढोला बना दूंगा, याद रखिए, मरना ना फेंकिए। आप बहुत क्यों खराब कर रहे हो? आप कर रहे हो बहुत खराब। मैंने सुबह करके आपको क्या दिया? आप परमिशन लो। मोदी ने हमारे को आंदोलनजीवी कह दिया। इस देश की गद्दी के ऊपर बैठा तानाशाह बना वो लोग, वो राज्यसभा के अंदर हमें कहता आंदोलनजीवी। सुभाष चंद्र बोस उसका नेतृत्व कर रहे थे, शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी अपनी प्राणों की आहुति दे करके इसके देश को आजाद कर रहे थे। ये देश आंदोलन से आजाद हुआ था। अगर वो सारे आंदोलनजीवी थे तो हमें आंदोलनजीवी होने पर गर्व है। आपका गांव पूरे हरियाणा में फेमस है। 1105 ईस्वी में दिल्ली के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। उससे पहले हमारा गांव बस रहा था। कैथल के अंदर हमारा तीसरा हिस्सा है। अच्छा जी। और वो हमारे को इनाम में मिला हुआ है। लेकिन वो क्या मामला था सुखराय नाथवाड़ा? जब विवाद शुरू हुआ था, सरपंच की छोटी सी लड़की का हाथ पे लिख दिया। उसका पिता का नाम अनिल, सरपंच कंजूस। वो लगातार 2 महीने से मेरे ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहा था। बब्बा की बजाय आप टारगेट। हाँ, व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहा था। तो मैंने उनको कहा था कि मैं भी बता सकता हूँ। और किसान आंदोलन में अकेला हरियाणा का या पंजाब का लीडर नहीं था, पूरे देश के लीडर थे। छोटू राम की विचारधारा के उसमें थे, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के उसमें थे। यहाँ तक कि खुद आरएसएस के लोग भी हमारे बीच में थे। किसान आंदोलन में आपका जेल का नाता तो रहा ही है। जेल में कितनी बार गए आप? केस भाई गिनती तो नहीं बता सकता मैं। बाकी हरियाणा में एक जेल बच रही है, कई जगह कह लिया मैंने। उसमें सूत नहीं बैठा है। जब तने एक बात बताऊं ना, बताओ क्या क्या पड़े मना बता। मतलब जिस चाकी में तौर गुरनाम सिंह थे, आज बिला राम रहीम से चाकी में मैं यार मामने क्यों जोड़ वो उसका तो 5 लाख रुपये लेके पहुंच गई। वो लेने तो नाटिया बोला भाई इतने रुपया में देते इतने रुपया में मार दो, गलत है काम। मर तो रहा बोला प्रधान जी ये तो 5 लाख रुपये दो, 5 लाख का क्या करोगे? माँ भाई यू कैश का काम तेरा है, मेरा भला पावा तो थोड़े ले ले। 10 नेता अगर स्टेज पे बैठे हैं और एक जना अच्छा बोल रहा है तो वो बैठा बैठा 9 जने के बराबर पूरे जड़ जाए। और वो बैठ जाए, फिर दूसरा खड़ा हो जाए, दूसरा बोल वो सारा जड़ जाए। मेरे तो अच्छा बोल रहा है। बड़ा सुथरा भाईचारा को नहीं होता इनका। एक तो दिखाने पड़ा। तो क्या तूने बोले यार तेरे भाषण बहुत वायरल होगा। मैं तेरा रोना वायरल तो यार मैंने तो नहीं गया। मैंने तो नहीं कहा तेरा। मैं सुरेश कोतकीरे को उसकी बेदी का समर्थक की हुई तू मैं ऑडियो चल रहा है। बेवकूफ आदमी के लिए क्यों माथा मारूंगा? इतना से बेदी ने कड़वा लग गए नहीं। बेदी करो फोन में सारी बातें जवाब दूंगा। बेदी करो फोन। हाँ। मैं आप गलत बोल रहा, मैं बताऊंगा कि वो गलत बोल रहा है कि मैं गलत बोल रहा। हाँ, मैं मुआवजा मांगांगे 30,000 रुपये किला, 40,000 रुपये किला, 50,000 रुपये किला। टेबल पे समझौता होगा 15,000 रुपये किला, 20,000 रुपये किला, 25,000 रुपये किला। आपने एक चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का। हाँ, हिसार लोकसभा। बिल्कुल। वो टिकट आपने अपनी मर्जी से ली थी या जबरदस्ती दी थी? जब मैं खाना पे बैठा, अभय सिंह भी खाना पे बैठा था, वे भीतर मुख्य से आदमी 10-20 बैठे, सारे खाना पे उठ के दी गए अचानक। मेरे समझ में नहीं आई कहानी के। अभय सिंह कहने लगा राजनीति का क्या विचार है? मैं भाई साहब गरीब आदमी किसी राजनीति थी। मैंने आया कि मैं अपने खाप की कमेटी में बताई बनी बनी मेरे गलत इलेक्शन का उश्क है। मैं बोला मैं चुप रहो। तो मैंने मेरा भाड़ा भी कोई नहीं क्या 14 रुपये दिया कर है तुम्हारा मतलब की बात ये तो नहीं आ कर मार काट के बट और मैं टूट गया अपने आई गई हुई बात। आज पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक मामला खबरों में आप टीवी देखा, अखबार देखा कि राजकीय सम्मान नहीं मिला। जो भी भाई भारतीय जनता पार्टी को जाट का घर में जन्म लेकर वोट देवे है, पहली बात तो मांगते को नहीं। और जो कोई दे तो आया नहीं करते। देश का दूसरे नंबर का नागरिक आज हाउस अरेस्ट बोलूंगा मैं कर रखा है। आप क्या समझते हैं?
साथियों नमस्कार। आज आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने किसान आंदोलन में अपने प्रखर और बेबाक वक्ता के रूप में एक हरियाणा में एक फेमस पर्सनैलिटी बनाई, जिनको आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है, जिनका नाम है सुरेश कोत जी। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। भाई चलो, आपने आपका स्वागत चैनल कर है। दिया, बाकी हमारा स्वागत सुगत तो घटे हुआ करे। अच्छी बात है, चलो धन्यवाद। अच्छा जी, आपका गांव पूरे हरियाणा में एक फेमस है, नाम है गांव का। इतिहास क्या है आपके गांव का? वैसे लंबा मामला है यू, लेकिन आपने तो दो चार बातें बता दूं। हमारा गांव लगभग 1100 ईस्वी के आसपास बसा हुआ है जी। क्योंकि 1105-6 ईस्वी में दिल्ली के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। उससे पहले हमारा गांव बस रहा था, क्योंकि उससे पहले भी कितने साल पहले बस रहा था हमारे पास प्रमाण नहीं, लेकिन वो प्रमाण है दंत कथाओं में। कैथल के अंदर हमारा तीसरा हिस्सा है। अच्छा जी। और वो हमारे को इनाम में मिला हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में हमारा गांव का एक सेनापति होता था जब दिल्ली जीती। अच्छा, उसको इनाम में पटा दिया गया था। कौन कौन से गांव है कैथल में? मैं बताऊंगा आप में। उस इनाम में पटा दिया गया था। अब गांव तो बाद में बसे हैं, पहले कैथल में ही बसे थे। कैथल के अंदर 3 ऐसे, एक भाई साहब की पट्टी जी, एक उसने महाजन पट्टी बिका दे, सेठ पट्टी बिका दे, एक वाह बढ़िया का मलकियत, और एक तीसरा ऐसा था कोथ पट्टी। वो कोथ पट्टी हमने इनाम में मिली है, जिसके आज 4 गांव बस गए। आपने एक गांव कुतुबपुर सुना होगा? बिल्कुल। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारे को इनाम दिया, इसलिए उसके नाम पे। एक आपने पट्टी अफगान सुनी होगी जी। पट्टी अफगान क्यों? उनकी कुतुबुद्दीन ऐबक का अफगान नहीं था, ये भी उसके नाम पे। एक आपने कोथ पट्टी जी है, हाँ, वो हमारे गांव से आए थे, इसलिए उसका नाम कोथ रखा है। एक आपने सुना हो देवीगढ़, हाँ, इसका संबंध भी हमारे गांव से है। जो बाबा डेरे के सामने जो सती है जी, विमला माई की सती है, वो देवी है, वहां से ही इसका संबंध जुड़ा है, देवी के नाम से देवीगढ़ बना। ये चारों गांव उस जमीन में है कि ये पहले कैथल में ही होते थे। 2-3 गांव तो माता गेट के अंदर थे। अच्छा, ये भाई साहब का टैक्स लग गया करता। गाड़ी सुबेरे लेकर जाओ खेत में तब भी टैक्स दो, अंदर शाम ना हो तब भी टैक्स दो। ये अपने खेता में जाए बसे, जरूरत नहीं भाई हम तो अंधे ही नहीं है, अपने खेता में बस गए। वो जो खेता में बसे वो उड़े उनके गांव हो। और इसलिए ये 1106 ईस्वी का जो वाक्य मैंने आपको बताया, इससे पहले हमारा गांव कोथ की जगह बसता था। अच्छा, हाँ। और हमारे गांव का मैं 2 चीजें काफी ऐतिहासिक है। एक तो नाथ संप्रदाय का उद्गम कोथ से है जी। जो कनपाड़े बाबे है ना, नाथ संप्रदाय, वो सारे के सारे कोथ से उद्गम है उनका। और उसमें आज भी अकबर की बनवाई हुई मंडी है। अच्छा जी। एक जमाना था अकबर दिल्ली से लाहौर के लिए सेना लेके जाओ था। बीड़ में एक दंत कथा है, इनका कोई प्रमाण तो मेरे पास है नहीं, कोई डेट मांगे या कोई लिखित मांगे, वो तो है नहीं। जो बड़े सुनाई हुआ कागज, हाँ, जो मेरे को मेरे चाचा दाऊ दादा ने सुनाई, उनको उसके चाचा दाऊ दादा, वो चीजें बता रहा हूँ आपने। अकबर सेना लेकर के लाहौर की तरफ जा रहा था, तो बीड़ के अंदर माल की मक्खियों ने उसकी सेना को पास नहीं होने दिया। तो वहां उनके साथ बिरबल था, वो कहने लगा जी यहाँ कोई पीर फकीर बैठे है, उनसे प्रार्थना करो, वरना ये तो जाने नहीं देगा। बहुत सघन भीड़ था। तो वहां बताया जाता है उस समय दादा काला पीर का गद्दी बहुते थे, जो इत्तफाकन गांव से ही थे, जिनका गोत्र भी संधु ही था। तो वो से बाबे बन रहे थे अपने डेरे में, खुद के डेरे में। हालांकि उनसे पहले का डेरा है, बाबा लदाई के टाइम का डेरा है, हमारे गांव बसने से पहले का डेरा है। अच्छा, गांव बाद में बसा, डेरा पहले। भीड़ थी क्या? जंगल था? हाँ, जंगल था। जंगल में एक तालाब था, उस पे बसा जी जी। तालाब बहुत पुराना था। तो वहां अकबर का कोई सेनापति आया, उसने कहा हमारे को जी
इसी तरह जा रहे थे, मधुमक्खियां नहीं जाने दे रही, उसने कह दिया जाओ अब नहीं रोक टोकेंगे तुम्हें। उसके बाद वो सेना चली गई और मधुमक्खियां बैठ गई। जब दोबारा अकबर दिल्ली में आया तो उसने कहा हम उसी फकीर से मिलते हैं। उसने उपाधि दी थी पीर की, उससे पहले पीर नहीं कहा जाता था। अच्छा। उसने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे 7 और हैं, तो सारे 7 के 7 और मिलाकर के 8 पीरों को उपाधि देगी, जिनको आज भी पीर कहा जाता है, जिसका एक डेरा इजाना में है, एक डेरा पेवा में है, एक डेरा धनौरी में है। इनको नाथ संप्रदाय का एक डेरा आपका अबोर है। इनको सबको उपाधि दिलवाने वाला कोथ का पीर था। मान्यता है पूरा अकबर ने उनको सबको उपाधि दी और उसकी श्रद्धा के अनुसार कुछ मोहरें भी दी। शायद एक आध डेरे में तो आज तक वो मोहरें यूं के यूं हैं, जो उसका वजीर लेके आया था वो आज तक यूं की यूं, शायद हरियाणा वाले के पास आज भी हो, शायद जो हमारा उसका खजाना मंत्री नहीं होता था ठाकुर, क्या नाम, भगवान दास है क्या नाम अकबर का, वो लेके आया था ये सारा सामान। बस मैं 8 के 8 पीरों को मान्यता दूंगा। तो ये 2 तो बहुत पुराने ऐतिहासिक हमारे दंत कथा है। एक हमारा बुर्ज होता था, चारों तरफ खाई थी गांव पे, तो बहुत पुराना गांव है और ये संधुओं ने बसाया था। एक पन्ना हमारा सुरैन का भी है, वो हमारा मंडोली से आए थे, हम पट्टी सराली से आए हुए। आज भी मेल मिलाप है कत्थड़ के गांव जो। हाँ जी, ये कोथ अपने आप को ये भी कोथ के मानते हैं, हम भी इनको भाई मानते हैं, जाते हैं बिल्कुल डेरे में जाते हैं। सारे के सारे दादा काला पीर न मानने, सारे हमारी कोई विवाद हो जाए तो पंचायत में हम सब इकट्ठे होते हैं। और नाथ संप्रदाय की तो पूजते ही आपके गांव में, क्योंकि इतिहास आपने बता दिया। लेकिन वो क्या मामला था सुखराय नाथ वाला? देखिए वो मामला ऐसा था कि हमारे गांव में एक परंपरा है, जो भी पीर गुजर जे तो उसको गांव और साधु मिलकर के बिठाते हैं जी। उस समय गांव ने उसको बिठा दिया, अच्छा बाबा समझ के बिठा दिया। साधु उस पर राजी नहीं थे। अच्छा। साधु पर 2-3 महीने के बाद गांव में एक पार्टी बन गई और पार्टी बढ़ने की वजह से साधुओं ने उसको मान्यता नहीं दी। 7-8 साल तक वो बैठा, फिर गांव के साथ उसका थोड़ा विवाद हो गया और गांव उसके खिलाफ हो गया जी। गांव उसके खिलाफ होने से गांव ने सरकार से अपील करी भाई इसको उठाओ। लेकिन वो 7-8 साल में, क्योंकि हमारे यहाँ आमदनी बहुत ज्यादा, लगभग 20 करोड़ रुपये उसके पास आ लिए थे, उसने 19-21 प्रशासन के साथ उस संपर्क बना लिए थे। प्रशासन उसका हुक्म खड़ा हो गया तो थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ा जी। लेकिन ना साधु उसको मानते थे ना गांव मानता था। उसके बाद फिर एक निर्णय होता है, साधुओं ने मिलकर के एक नया साधु दे दिया जो कोथ गद्दी पे आज बैठे हैं और वो उसको चलता कर दिया। विवाद किस बात पर हुआ था? देखिए पहले तो बहुत सी बातें थी, मगर फिलहाल जो विवाद शुरू हुआ वो विवाद शुरू हुआ था सरपंच की छोटी सी लड़की का हाथ पे लिख दिया। उसका पिता का नाम अनिल सरपंच कंजूस, उससे विवाद खड़ा हुआ था। उसने गांव में इकट्ठा कर लिया और गांव में इकट्ठा होने में 20 तरह की बातें चली। आज मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। उसके चरित्र के ऊपर भी बहुत से बातें आई, उसका व्यवहार के ऊपर भी बहुत सी बातें आई। यहाँ तक कि जो काले पीर की हमारी मान्यता थी, किसी न कोई फोटोग्राफर तो उस जमाने में था नहीं, मगर एक कल्पना बना रखी कि काला पीर इस तरह का था, जैसे हम किसी देवी देवता की बना लिया। एक कल्पना थी, उसको भी बदल करके मनुस्मृति के ऊपर जो फोटो आती है कृषि की, वो फोटो लगा दी। काला पीर ऐसा था, वो वेदों ना हाथ में ले रहा है, वो इस तरह की वो फोटो लगा दी। सच्चाई ये थी कि दादा काला पीर जिसको हम मानते, जो हमारे वंश में ही पैदा हुआ था, बाद में वो बहुत बड़ा साधु बना, वो एक गौ सेवक था। गऊ चराते चराते, गऊओं की सेवा करते करते उसने तब तक कान भी नहीं पढ़ाए थे, उसी समय उसको ज्ञान हो गया था। अच्छा। उसी समय उसका ज्ञान हो गया था। एक घटना हुई थी उस जमाने में, हमारे गांव में गौशाला उसी जमाने से, कभी देखो 500-700 साल पहले की बात है, अकबर के समकक्ष था दादा काला पीर। उस जमाने में भी गौशाला होती थी और गऊओं के जो बछड़े हैं उनको नाथा जाया करता। अच्छा। भाई बछड़े नाच जो बैल बन जाएंगे इनको बेच देंगे पे। तो उस समय जो पीर था, जो दादा काला पीर का गुरु था, वो ऊपर बैठा, दूसरी मंजिल पे बैठा, ये चर्चा का मन में सोच रहे थे बछड़े नथवाने थे, किसी नथने वाले को लाओ। भाई गांव में एक परंपरा हुआ करती बछड़े का क्या नाम है,
नाथा में ना बल्द नहीं बनता, नाक भी फोड़ना उसका, और उसको इस कदर भी बनाना कि प्रजनन शक्ति उसको खत्म करनी, जिसको अंडकोश के ऊपर मूसली तक छेद दिया करते उसने, जिस तरह वो प्रजनन शक्ति उसकी खत्म हो जाए, वो बैल रह जाए, सांड नहीं बने। तो वो ये चिंता कर रहा था। तो नीचे दादा काला पीर को कोई बैठा था गौवा में, कोई गांव का मिलने आ, पीर कहाँ है? वो कहने लगा ऊपर बाछे नथान लग रहा भाई। उसने काला पीर ने उनकी समर्थी को पढ़ लिया, ऊपर उसका गुरु क्या सोच रहा है काला पीर ने पहले बता दिया। अच्छा। तो वहां से जो श्रद्धालु ऊपर गया वो कहने लगा जी आदेश करते हैं हम, आदेश जी। उसने आदेश कराया हुआ, बैठ भाई फलाना देखना। बोला जी आपका चेला तो पता नहीं किसा सिर बराबर के कह दे। बोला ना भाई ठीक साधु हो, गौवा सेवा करा। बोला जी वो कहने लगा पीर तो अच्छे न था वह। तो कहने लगा यार मैं ये सोच रहा था, और ये बहुत ज्यादा ज्ञानी हो लिया और इसको आगे पीछे की सारी बातें ये समझना लग गया, इसलिए मैं ये बात सोच रहा था, इसलिए भी इसको बाबा ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसको पीर बनाया गया था। तो ये इस किस्म की वो समर्थियां हैं। एक समर्थियां हमारे डेरे के साथ और भी जुड़ी हुई है। एक कभी जमाने में कोई कलंदर पीर होता था मुसलमान, हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत था, 40% जनसंख्या थी उस समय। कलंदर पीर था को पानीपत के क्षेत्र में। उसने अपनी ताकत को आजमाने के लिए 100 मन गेहूं अपनी ताकत शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ा दी। अच्छा। और सभी साधुओं के ऊपर से वो जानबूझ के गुजारा है। हमारे गांव में पानी की कमी थी, बारिश नहीं हुई थी शायद उस साल। जब ऊपर से वो गुजरी थी, या थोड़ी सी उसका दिमाग में भी आ गई भाई साधु के साथ तो थोड़ा बहुत हमने दिखाना चाहिए भाई, और साधु भी इस देश में है अपने अपने। उसने क्या करा, 100 मन गेहूं थी उसको उतार लिया और उसमें 50 मन रख ली, 50 मन उसके साथ बाजरा चढ़ा दिया और अपनी समर्थी से उसके पास मैसेज भेज दिया कि अभी हमारे को गेहूं की जरूरत थी, हमारे पास बाजरा था, आगे राम बरसेगा हमारे गेहूं होगी, हम आपकी गेहूं दे देंगे, बाजरा ले जाएंगे। उसने जब देखा वापिस यार ये तो नाजे बदल रहते हैं, ये कौन फकीर है। वो फिर उस फकीर को ढूंढने के लिए अपनी ताकत दिखाने का वो देखा, इतना पूरी ताकत दिखानी है। वो शेर की सवारी लेकर के, हाथ में काला सांप का कोरडा लेकर के डेरे में आता है। दादा काला पीर भी समझ गया भाई इसके साधु का घमंड है, अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, अपनी तपस्या का। उसने कहा कि भाई बहुत दूर तक साधु आ रहा है। निर्जी ओटड़े पे बैठा था, ओटड़ा बोल रहा था अपने कच्ची टांगे दीवार थी, इसने बोल दिया ओटड़ा भी बोल रहा था, उस पे बैठा उगड़ू बैठा दांदन कर रहा था सवेरे। भाई ओटड़े बहुत दूर तक आया है भाई, इसका स्वागत खातर 10 डिंग तो भी भर ले। तो निर्जीव चीज चल के उनके स्वागत में चली गई। अच्छा। वो तो जीव था ना, शेर पे बैठा था, निर्जीव। हाँ वो निर्जीव जिसमें जीव ही नहीं है, वो दीवार ही सरक के उनके स्वागत में चले गए। उसका कुछ तो घमंड वहां दूर हुआ भाई, ये तो और बहुत बड़ी ताकत है। जब फिर उसके बाद बताते हैं, बोला मैं से इसके आओ जी आओ साधु जी बैठो। बोला भाई बैठे तो पहले तो यूं शेर ने कड़ा छोड़ दूं। बोला छोड़ दे गौवा में, कह दिया छोड़ दे इधर ले, तो गौवा में शेर। बोला हाँ छोड़ दे कोई बात नहीं। वो जा करके गौवा में छोड़ दिया। जब वो शेर का गधा बन गया, वो सांप जो बोला इससे कोरडन कड़ा टांगू, बोला खूंटी उसको बादी बन गई उसकी। वही उसने भी अपनी ताकत दिखाई। कुछ देर तक उनका शास्त्रार्थ होया होगा, कुछ देर तक मेल मिलाप होया होगा। फिर उती देख लिया हाँ वह तेरे समकक्ष है, समकक्ष नहीं तो तेरे से कम भी नहीं है, अगर तेरे बराबर का नहीं तो कम भी नहीं है, या बड़ा भी सको। तो वो उसको मान सम्मान से उसका विदा करे। बोला मेरा शेर दे, शेर देख ले भाई एडा होगा खड़िया गौवा में। बोला जी एड दे गधा तो खड़ा। बोला इसे ना पकड़ ले इसे के कान, वो कान पकड़े शेर हो गया। बोला जी मेरा कोरडा। बोला जो ही खूंटी उठाएंगे ओड़े देख ले।
तो वो थोड़ी जोड़ी ही टंगी पाई, वो उसने हाथ लाया, फिर वो सांप बन गया। मिल गई आपकी दोनों चीज, कोई रही तो नहीं। बोला ना जी। उसने उसको नमस्कार करा, बोला जी मैं समकक्ष मानू था मैं अपना आप, तो मेरे तो ही बड़े हुए। उसको आदेश करके वो निकल गया। एक दंत कथा हमारे गाँव में ये कही जाती है, एक दंत कथा हमारे गाँव में ये कही जाती है, जो सती है उस अगर कोई भी चमड़ी की बीमारी है उसकी गहरा काटो, मंदिर में झाड़ू मारो, वो चमड़ी की बीमारी दूर हो जाती थी। तो वो सती खराब कर दी बीच में। हाँ, वो गहरा काटन का रहा, पक्की बना दी, डग्गी बना दी। तो एक हमारे साथ डेरे के साथ ये चीजें जुड़ी है। जब ये बाबा वाला विवाद शुरू हुआ तो ये इस किस्म की जो हमारी मान्यताएं थी इनके ऊपर भी अटैक हो रहा था। वो साधु इनको भी नहीं मानता था, तो गांव का विश्वास धूमिल हो रहा था। ये चीज भी एक बड़ा कारण बना, इसलिए उस साधु को वहां से मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि गांव में 10 आदमी उसके भी समर्थक रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्यादातर वैसे गांव ज्यादातर उसके खिलाफ था। अब वो मुद्दा हल हो लिया, अब गांव में दोबारा वो चीजें दोहराने का फायदा नहीं है। मगर ये बहुत पुरानी परंपरा है हमारी, आज भी इतनी ही आस्था है जितनी कभी जमाने में थी। और आज जो साधु है उसके साथ तो नहीं कोई विवाद है? सुनने में आया कि गायों को कुछ विवाद था। वो कोई विवाद नहीं था। वो उसका एक मामला, यहाँ एक गौशाला है कोई नदाना में। बिल्कुल। वो गौशाला गौओं की नस्ल सुधार का काम करती है, मैं नस्ल को सुधारता। वहां से इस बाबा ने खागड़ मंगाया था। अच्छा। वो खागड़ लेकर आ गए। यहाँ 2 गायें बीमार थी, लंबे समय से बीमार। जब बाब्या का आपस में विवाद चल रहा था, गौओं की सेवा नहीं हो पाई। पहले भी कोई खास नहीं होती थी, मगर वो जिंदी तो राग इतना सौदा तो मिल जाता। जब बाब्या का जो विवाद हुआ उस मौका उनकी सेवा बिल्कुल नहीं हो पाई, क्योंकि वो तो अपने उसमें दूसरे सिस्टम में उलझ गए सारे। जो वो थोड़ी बहुत करियादा हुआ भी नहीं हुई। तो सारी गौआ का 10 लाख गई, मैं बताऊंगा आपने। अच्छा। और जब यू पीर बदला गया तो बहुत सी गौआ का दोबारा इलाज करवाया, सानी दी या कुछ वो करके बहुत सी गायें अब सुधर गई, गौशाला भी सुधर गई। क्योंकि वो बाहर छप्पर में खड़ी रहा कर दी। एक गौशाला पक्की थी, वह खुलवा दी, साफ करवा दी, उसमें रहने लग गई, बांधने लग गई। 5-10 नाड़ टाइप के बछड़े हो रहे थे बड़े, जो तंग करया कर दे, उनको अलग कर दिया। तो इस किस्म से उनका पूरा सुधार। जो 2 गायें बीमार थी, वहां गौशाला जो गौ संवर्धन का जो काम करती है वो गौशाला, उसके डॉक्टर से मिल करके जिस गौशाला की गाड़ी में वो मंगवा था सांड, उसी गौशाला की गाड़ी में 2 गायें चढ़ा दी बंदा। अच्छा भाई, वहां इनके 10 ठीक हो जाएंगे, तब लिया अपने पे ये सारा इलाज कर लिया, अपने ठीक नहीं हो रही। तो किसी ने उनको मिसगाइड कर दिया जो उस बाबा के समर्थक थे। वरना मैं नहीं मानता वो भी इतना, मतलब जिन्होंने इल्जाम लावे आपस की, तो हमारी चाहे आंख ना मिलती हो, मगर कोई भी पीर के खिलाफ नहीं बोलता, हमारे गाँव बाबा के खिलाफ नहीं बोलता कोई भी। श्रद्धा है। हाँ, श्रद्धा है। दादा काला पीर में तकड़ी श्रद्धा है। इसलिए उनको किसी ने गुमराह कर दिया कि भाई गाय तो गलत जगह जाने लग रही है, गाय कटन लग रही है, तो गौवा का क्या नाम है व्यापार करने लग गया, ये है वो है, गाय नहीं रह रही। जबकि सच्चाई ये थी कि 65-70 गाय पहला थी, 65-70 गाय पहले से अच्छी हालात में है। और बाबा तो यूं चाहा था, क्योंकि बाबा की एक सोच थी हमारी, पर बाद में मैं भी डेरे में गया, बाबा के विवाद है। बाबा का ये पहले क्या नाम, बड़ौदा रहता था। अच्छा। बड़ौदा भी बड़ी अच्छी गाय लिया था। बाबा ने एक बात बताई, भाई गाय लोग क्यों नहीं रखते, क्योंकि इन्होंने जो कमर्शियल जो सौदा नहीं, भौतिकवाद का जमाना है ये, जिससे आमदनी नहीं तो अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं करते लोग। बिल्कुल। अब गाय 1.5 किलो 2 किलो दूध देगी तो लटखा लिए फिरेगी। बोले हमने नहीं सोचा था अच्छा सांड लियावांगे, इनकी नस्ल सुधारांगे, 10-10 12-12 किलो अगर ये दूध देवेंगी, बड़ी लोटी की गाय होंगी, तो इनका हर कोई गाहक होगा, नस्ल सुधार। हाँ, हर कोई गाहक होगा और गौओं की एक मतलब इज्जत होगी समाज में। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी नस्ल की गाय हो, और ताकि इसकी सारा, क्योंकि उस बाबा का मन दिमाग लग गया वो दूसरी बातों के बजाय गौओं पर ज्यादा ध्यान देने वाला बाबा, इसलिए कोई विवाद नहीं था। और सुरेश जी, कोई मामला हो तो उसमें पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। एक आपकी वीडियो है, उसमें आपने विपक्ष का जो आदमी है उसका इतिहास ही बता दिया, उसका परिवार का जो इतिहास है एक वीडियो में। तो आपका निजी विचार क्या, सही किया था या कैसे था?
देखिए मैं बात बताऊं, ज्यादातर मैं निजी बोलना पसंद नहीं किया करता। मैंने भी उसका इतिहास नहीं बताया था, सिर्फ कहा था कि मैं बता सकता हूं। आप वो वीडियो देख ली जी। उस समय हम बाबा के खिलाफ थे, वो बाबा के पक्षधर थे। हम बाबा की कमजोरी बता रहे थे, उन्होंने बाबा की खूबियां बतानी चाहिए थी। समझ गए ना? हाँ समझ गए। वो लगातार 2 महीने से मेरे ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहा था। बाबा की बजाय आप टारगेट करें। हाँ, व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहा था, तो मैंने उनको कहा था कि मैं भी बता सकता हूं और बहुत कुछ है बताने के लिए, इसलिए मेरे भाई तो रुक जाए। मैंने नाम इसलिए नहीं लिया था कि वो भाई तो समझेगा, किसी दूसरे ने मेरा नहीं पटेगा। मगर गलती क्या रही उनकी, उन्होंने खुद ही बता दिया, मारते कब है। बहुत थोड़े लोगों ने मेरा था, आप पे इकट्ठे हो गए, आप पे मामले को अपने आप स्वीकार कर लिया। सच्चाई ये थी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। बहुत दुखी होकर मैंने वो बात कही थी, वरना मेरे उस परिवार के साथ बड़े टारगेट, बहुत ज्यादा टारगेट, क्योंकि एक सोची समझी रणनीति के तहत मेरी छवि को धूमिल करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे। मैं तो एक गांव का मेंबर होने के नाते बाबा के खिलाफ था, किसान नेता होने के नाते तो नहीं था ना। वो मेरे किसान नेता का करियर को टारगेट कर रहे थे, तो वो बिल्कुल झूठे आरोप सारे। क्योंकि अगर हम इस किस्म की बात होती तो मैं 35 साल से हूँ फील्ड में। हाँ बिल्कुल 35 साल हो गए। मैंने 1988 में मेरा पहला आंदोलन था, तो आज तक तो ये बातें नहीं थी। आज तक तो मैं अरबोपति होता, आज कहां से आ गई? वो खिज्जी तो थी व्यक्तिगत, भाई यू बाबा के पक्ष में हो गए हूँ बाप, क्योंकि कोई भी चाहे अच्छा आदमी हो चाहे माड़ा आदमी हो, मान लो जमा बिल्कुल माड़ा आदमी हो, एक आदमी का काम में काम आ रहा है, सारा काम का नाम का माड़ा होगा, वो तो नहीं कहेगा मेरा नाम का तो अच्छा है। हाँ। इसलिए हो सकता है उनका काम आ रहा हो बाबा, वो खूब ही गिना लो, हमें दिक्कत नहीं। मैंने किसी भी 3 महीने तक ये संघर्ष चला, किसी भी आदमी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करी थी। वो परिवार पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे, पूरा परिवार, और सामने आ गया। अरे पुलिस कर्मचारी होते हुए, अच्छा पुलिस कर्मचारी होते हुए उसने ये मतलब झूठे आरोप खूब लाए। मैंने बार इग्नोर करने की कोशिश करी, बाद में तंग आया कि मैंने कहा था मैं बताने लग गया तो। हालांकि मेरे ऊपर जो आप आरोप लगा रहे सारे झूठे हैं। बाद में भी एक लड़का बोला, उसने भी वो भी बकवास है। मेरे खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी करी है, सारी टिप्पणियां में मात्र एक सच्चाई है। उन्होंने ये कहा था कि जितनी सुरेश का जमीन है इतनी तो हमारे खिलाने पड़े रहे। ये सच्चाई थी सिर्फ, क्योंकि मैं छोटा किसान हूं, वो बड़ा किसान। या घमंड वाली बात कही थी या नहीं, वो वास्तव में 40-45 किला जमींदार है, मैं 3 किला जमींदार हूं, ये तो सच्चाई है। लेकिन सिर्फ एक बात की सच्चाई थी, बाकी सारी की सारी टोटल झूठ बोलने थे। इस बाकी बाद में मेरे दिमाग में यह भी आई कि भाई उनका मेरा वो मिले नहीं था, मैंने नहीं कहनी चाहिए थी। बाद में जब मुद्दा हल हो गया तो मेरे एहसास भी हुआ, चलो ये तो गलती करे रहे थे, इनकी गलती के ऊपर मैंने गलती नहीं करनी चाहिए थी। मैंने वीडियो में कहा भी था एक में, भाई ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैंने घना कायल कर दिया। ये बात सुनो, तो घना कायल करें तो क्यों एक आधी बात लेकिन भी जाए एक आधी बात उन्होंने यार रियलाइज नहीं करी। वह हमने 50 बार अटैक कर लिया इस आदमी पे, इसने एक बार कहा नहीं, कहने का इशारा किया, उसे हम बिलबिला के यानी उनके अंदर घमंड भरा पड़ा था। और सच्चाई ये है कि मैं बहुत बड़ा परिवार में पैदा हो गया, जमीन जरूर थोड़ी मारा, टाबर गांव में सारा में बड़ा टाबर हमारा। देखो जी, और उसके बावजूद मैं हाथ जोड़ा करता और वो मैंने अटैक कराया कर दे। देखो मिले तो आज जी आप तय, लेकिन बेशक आप 4 किले के मालिक हो, पूरा हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में आपका नाम है किसाना में, वो अलग चीज तो आपने गर्व होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। नहीं, गर्व भी नहीं करता, घमंड भी नहीं करता। आप समझे नहीं मैं कौन हूं, मैं इस बात को जानता हूं मैं कौन हूं जी। अगर मैं अपने घर तय चलन लागू, चेयरिंग नहीं चलता। अगर मैं हूं तो मेरा भाईचारा की वजह से, मेरे संगठन की वजह से हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं घमंड करने लग जाऊं तो किस पे घमंड करूं? सुनो, मेरे को किसने बनाया? मैं किसान यूनियन का मामूली सा छोटा सा कार्य करता रहा 1988 तक जी। चौधरी घासी राम हमारे प्रदेश अध्यक्ष होया करते। मैं मेरे गांव का कैशियर होया करता।
मेरा सिर्फ इतना काम था, गांव में तो किसान इकट्ठे करे और कहीं घासीराम की रैली हुई, कहीं संघर्ष होया, गाड़ी भर के ले गए, रोड बिक गए। हमारा भी जितना खर्चा हुआ सारे भाई मिलके गांव में तय इकट्ठा कर लिया, इतना ही काम था बस, फालतू काम नहीं था। नहीं यू काम हमने 2002 का कंडेल आंदोलन तक कराया, जिसमें बीच में आपका निसिंग भी आ लिया, आपका मंडियाली भी आ ली, कादमा भी आ लिया, बहुत से कांड आ लिए। और हमने बहुत घना किसान आंदोलन देख के अंदर बहुत घने झटके भी खा लिए। वहां तक एक मैं कार्य करता हूं, मेरा कोई नाम नहीं है, बैकग्राउंड कार्य करता हूं, बिल्कुल यूनियन की किसी स्टेज के ऊपर मेरी वक्तव्य भी नहीं मिलेगा। 10वीं तक पढ़ा हुआ था, गरीब घर में पैदा हुआ आदमी हूं मैं जी। जिसके परिवार को एक मेंबर उठा था मेरा बाबू, उसके खिलाफ एक मेंबर के खिलाफ भी साजिश करके रह दिया था 2 वोट अंदर लोगों ने। अच्छा। और उसका लड़का, उसका छोरा हूं मैं, मेरे बाप का नाम दलीप सिंह, मैं उसका छोरा हूं और मैं लोकसभा तक मेरे चर्चे चल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे नहीं है काम, ये समाज ने दिया मेरे को। संघर्ष तो आपका ही है। 2001 में मैं जनरल सेक्रेटरी बना मेरी खाप का। 2001 तक लेकर के और मैं 5-6 साल तक जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद मैं जनरल बॉडी का मेंबर रहा जी। 2013 में कैथल जेल में था, तब मेरे को खाप का प्रधान बना दिया। मैंने जितने भी संघर्ष लड़े, 35-40 आंदोलन लड़ लिया, आज तक एक भी आंदोलन हम हारे नहीं। कोई आंदोलन ऐसा नहीं है, हाँ गिरफ्तारियां होगी, लाठियां लग गई, जेलों में चले गई, दूसरे का समर्थन कराया, कहीं कहीं आंदोलन टूट गया, बिखर गया, पता नहीं के मामले हुए। लेकिन आज तक कभी भी समझौते की टेबल पर आर का ठप्पा लगवा के नहीं आई। 8-9 आंदोलन तो मेरी खाप के हैं, मेरे खाप के, और बाकी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा हम रह लिए, स्टेट के आंदोलन का हिस्सा हम रह लिए। ये सारा सौदा मैं इसके ऊपर घमंड किस बात का करूं भाई? गर्व तो करो आप मेरे भाई। अब तक मैं किसान नेता, आप जनता गांधी, मैं आज तक अपने आप को कार्यकर्ता ही मानता हूं। कारण है उसका नेता तब बनूंगा मैं, वैसे मैंने नेतृत्व कर रखे, अपने आप आंदोलन पैदा कर दिए, अपने आप आंदोलन को जीत तक पहुंचाया जी। तो को कहीं कहीं नेता वाली बात तो आली, बिल्कुल है। मगर नेता हम तब मानेंगे जब पूरे प्रदेश का, कम से कम एक प्रदेश का किसान तो ये कहे, किसान अपने आप ये कहे कि फलाना आदमी ने 10 रुपया का हमारा फायदा करवा दिया, फिर तो हम नेता हुए। अब टुकड़ों में आंदोलन लड़े। अब आप हम कैथल में बैठे हैं, भूमि अधिग्रहण का आंदोलन यही लड़ा था ना तीतर मोड़ पे, 49 दिन धरना चल रहा था, उसमें मेरा ठीक ठाक रोल था, लीडरशिप में था मैं। जहां 23-24 लाख रुपए मिल रहे थे, वहां 45 लाख कुछ रुपये तुरंत मिले और 20 लाख के आज भी दावेदार हैं कोर्ट में। 67-68 लाख रुपए पर बात जाएगी, कहां 24 लाख, कहां 40 लाख रुपए किला का फायदा हुआ ना किसान। बिल्कुल हुआ। इस तरह की अगर हाँ मैं पूरे प्रदेश का किसान हमारे को ये कहे ना 10 रुपया का फायदा करवा दिया सुरेश ने, तब फिर तो हम किसान नेता हैं। रही किसान आंदोलन की बात, जहां से बड़ा नाम हुआ राष्ट्रीय पटल पर, जब हम आए राष्ट्रीय पटल पर, हम आए किसान आंदोलन की वजह से। और किसान आंदोलन में अकेला हरियाणा का या पंजाब का लीडर नहीं था, पूरे देश के लीडर थे, हर तरह की विचारधारा थी। मैं आपको बात बता दूं, हाँ बहुत से लोग तो इस कहीं इतना बड़ा आंदोलन कैसे हो गया। इस देश के अंदर जितनी तरह की विचारधाराएं सारी इसमें शामिल थी, चाहे कॉमरेड हो, एक विचारधारा है, सारे कॉमरेड उसमें शामिल थे। चाहे अम्बेडकरवादी हो, अम्बेडकर फुल्लेवादी के सारे उसमें थे, छोटू राम की विचारधारा के उसमें थे, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के उसमें थे, यहां तक कि खुद आरएसएस के लोग भी हमारे बीच में थे, जो कि सरकार का संगठन है। सीधा किसान संघ के नाम से तो नहीं आए, कुछ और संगठन का नाम रखे आगे, वो भी हमारे बीच में थे। यानी पूरे देश का किसान, सारी विचारधाराएं उसमें थी भाई। क्यों थी? क्योंकि मोदी जी ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, हरियाणा की नजर से बताऊंगा मैं आपको। जिस एपीएमसी एक्ट को मोदी खत्म कर रहा था, जिन मंडियों को खत्म कर रहा था, वो हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों की
जहां नुकसान पहुंचाने की बात थी, क्योंकि मंडी हमारे को तोल और मोल की गारंटी देती है, वहीं वो एक आस्था से जुड़ा हुआ मामला भी था। एक बहुत बड़े महापुरुष के साथ जुड़ा हुआ था। सर छोटू राम ने मंडियां बढ़ाई थी, हाँ, सिर्फ बिल्कुल। पंजाब में थी, पूरे देश में मंडियां ही नहीं है, आज भी नहीं है ना, पूरे देश में एपीएमसी एक्ट है। बिल्कुल। ये उनकी साख के साथ जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए सारा किसान खड़ा हो गया था उसमें। और जी किसान आंदोलन में आपका जेल का नाता तो रहा ही है। किसान ये वो आंदोलन, इससे पहले भी जितने आंदोलन हुए, जेल में कितनी बार गए आप? केस भाई कितने गिनती अलग तो नहीं बता सकता मैं। बाकी हरियाणा में एक जेल बच रही है, कौन सी? कई जगह कह लिया मैंने। उसमें सूत नहीं बैठा है शेरशाह। अच्छा। कैथल तो सबसे ज्यादा रहा हूं, कैथल 68 दिन, और वो किसान आंदोलन में नहीं, मजदूरों के आंदोलन में था। अच्छा अच्छा सुरजेवाला की मेहरबानी के अंदर हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, जी। सुरजेवाला उद्योग मंत्री थे। हम्म। मारुति का एक मामला था, हाँ, मारुति के बच्चों का एक मामला था। एक मानेसर मारुति प्लांट में एक विवाद हो गया था, जिसमें एक मैनेजर की मौत हो गई थी। जो उस समय आंदोलन को लीड कर रही थी, उस कमेटी के ऊपर तो 302 लाख के अंदर होगी, मगर उसका बहाना लेकर के 2200 लड़के निकाल दिए। वो ज्यादातर लड़के कैथल, जींद, हिसार और रोहतक, इसी क्षेत्र के थे सारे, भिवानी। उन्होंने ये आंदोलन इसके बारे में करा था। अच्छा। उनकी सपोर्ट में आया हुआ था मैं, उनकी सपोर्ट में आया हुआ था। यहाँ लाठीचार्ज हो गया सुरजेवाला की कोठी के सामने, वहां गिरफ्तार कर दिया, हमारे 307 लाख अंदर कर दिया। ये सबसे ज्यादा दिन रहने का मेरा अनुभव। वैसे मेरे ऊपर किसानों ने 302 भी लाग ली। अच्छा। अभी लागी थी खेदड़, गुरनाम चढ़ूनी पर मेरे दनवा लगी थी, लेकिन उसमें हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वो हमने वो मामला तो सरकार ने लाठी मार के मारा, ला दिया था हमारा, लाठी चार्ज में मरा था खेदड़। अच्छा अच्छा खेदड़। हाँ, तो सबसे बड़ा केस यूए माना हमें अभी तक। 307 मेरे कई बार लाग ली, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, या बाहर की बाहर बेल होगी। अंदर जेल इसमें काटी है, 68 दिन में बेल हुई हमारी। और बाकी सिरसा जेल ने छोड़कर सारी जेल हम गए। बुड़ैल ने भी मिला ली उसने, चंडीगढ़ वाली ने, और तिहाड़ दिल्ली वाली ने मिला ली। बाकी सारी जेल तिहाड़ में भी रहे आप? हाँ, तिहाड़ में गए। तिहाड़ में के ऊपर गिरफ्तारी दी थी और हमें लगभग 1.5-2 दिन रहे थे जी। और बुड़ैल में 4 दिन रहे थे, क्योंकि ज्यादातर ये जेड़े केस के उस मामले में मैं ज्यादा तक गया हूँ। शारवन में 4-5 बार जा लिया, क्योंकि मेरे जिला का मामला है। छोटे मोटे केस हम गिरफ्तार हो जाए और बिक जा नहीं। ज्यादातर ये गिरफ्तारी हमने अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दी, और अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दे के ही फिर जिस दिन हमने चाहे अब मारा 5 दिन खातर रहे हैं, 10 दिन खातर रहे हैं, उसी दिन एसडीएम या तहसीलदार जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट बना हुआ है वो हमने रिलीज कर दिया गया। वो गिरफ्तार अंदर गिरका हुआ वो रिलीज कर दे। तो ये ज्यादातर गिरफ्तारियों का मामला। एक तो घटना मैं आपने बताऊं, जो राम रहीम है ना सिरसा वाला, जिस कोठड़ी में आज वो है, चाकी बोला उसने, उसमें गुरनाम चडूनीर में जब जेल बनाया करते हुए थे, दोनों इकट्ठे थे एक कोठड़ी में, क्योंकि उस समय गुरनाम चडूनीर में इकट्ठे काम कराया करते। हमारा इनका ऊपर का उत्तर हरियाणा में 4-5 जिले में संगठन था, हमारा 5-6 जिले में मध्य हरियाणा में संगठन था। यहाँ कोई आंदोलन होता वो मेरी सपोर्ट करा था, वहां कोई आंदोलन होता हम उनकी सपोर्ट करा था। हमारी इकट्ठी रैली थी पीपली के अंदर, 15 की बात है, जब हमने गिरफ्तारी दी थी। और हम उस मौके स्वामीनाथ ने एक रिपोर्ट लागू करो, कर्जा मुक्ति करो, यही नहीं मुद्दा पर गए थे। और बहुत समय बीत लिया, आज 10 साल हो लिए इन बातों ने, आज तक भी किसानों के मुद्दे न्यू के न्यू खड़े, आज तक भी किसी सरकार ने नहीं सुना। वो बाबा राम रहीम की सजा होने के बाद वो कर्ण सिंह मिल गया हमने, मैं सुना भाई हमारे जेल वार्डन के गया, मैं ठीक है तेरी बदली बादली कड़ा है, बोला जी इन ड्यूटी भाई साहब। तो महाई ठीक है, बोले तने एक बात बताऊं मैं, बताओ। और न्यू क्या ऐसे पड़े मना बस बता, बोला जिस चाकी में तौर गुरनाम सिंह थे, आज बोला राम रहीम से चाकी में। मैं यार हमने क्यों जोड़ा? ये तो मैं उसको उस भाई का भी पे बता रहा हूँ, क्योंकि वो उसका अपना अनुभव, उसका भी बोले चाकी में वो है। चलो ठीक है भाई, वह निर्माणाधीन, उस समय निर्माणाधीन थी, मिला नहीं,
मेरे को रामपाल तो मिला हुआ, रामपाल महाराज जी के नाम है, ये बरवाड़ा बरवाड़ा वाला, इसने तो हमारी सेवा करी है, किसमें क्या नाम है, आपकी सेवा करी? इस R2 में। हाँ हमारी सेवा करी, हमारे को बिस्कुट खिलाए, हमारे को चाय पिलाई। अच्छा ये घटना है 2017 की, 18 की। मैं आपने बताऊं, उकलाना एक आंदोलन रख दिया हमने, जिसमें हमने कह दिया गिरफ्तारियां देंगे क्रांति दिवस से लेकर के 14 अगस्त तक, क्रांति दिवस 9 अगस्त से लेकर के 14 तक हम लगातार गिरफ्तारियां देंगे। और 14-15 को हम प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे, या तो वो कर्जा माफी की घोषणा कर देंगे, तब तो हम उनके जयकारे लगा के बाहर आएंगे। अगर वो कर्जा माफी की घोषणा नहीं करते, कर्जा माफी में आंदोलन वो नहीं करते, तो हम बाहर आकर के उसका पुतला फूका विरोध करेंगे 15 अगस्त को ही। तो 15 अगस्त को तो वैसे मामले लेकर नहीं दिया सरकार ने, मेरा पिटिया पुतले फूकेंगे, आज आजादी के दिन आते ना 16 छोड़ देते। फिर वो घटना क्या होती है, हमने उकलाना, फिर जब हम उकलाना पहले दिन इकट्ठा हुआ, ये फोर्स की अपनी मजबूरी हो। हमारे पास DSP आया जी, और एक सुप्रीडेंट था, पता नहीं डिप्टी सुप्रीडेंट था जेल का, वो आया। प्रधान जी बोले हम आपने गिरफ्तार तो 5 से 7 आदमी थे। बोला रोज कितने होंगे? रोज 5 से 7 होंगे, 6 दिन गिरफ्तारी होंगी, 3-4 हजार आदमी होंगे। ने बोला जी सारा हरियाणा की जेड़ा हमारी जगह को नहीं, हर गिरफ्तारी तो हमें सारे जिले में खो दिया। हालांकि सच्चाई में गिरफ्तारी हमारी 2 जगह चली थी, एक जगह गुरनाम सिंह चलूनी ने चलाई थी, एक जगह हमने चलाई। तो वो 3-4 हजार आदमी तारे हो जाएंगे, 3-4 गुरनाम के हो जाएंगे, तो लूर का हाथ लग गया, 6 हजार लोग हम कड़े ले जा। मैं फिर के करा भाई बताओ। बोला जी एक बात कर लो, एक समझौता कर लो, हर रोज गिरफ्तार करांगे आपने टुकड़े में तरीके से नहीं, और गिरफ्तारी दिखावांगे आपने 2 घंटे में छोड़ देंगे, चाहे पुलिस लाइन का समझौता कर लो, चाहे थाना का समझौता कर लो जी। पक्की गिरफ्तारी आप थोड़ी दे दो, पक्की गिरफ्तारी आप थोड़ी दे दो, मगर एक बात हमारी माननी पड़ेगी, गिरफ्तार रोज करांगे, वही आदमी रिपीट नहीं होने चाहिए। बस 9 में वही गिरफ्तारी देते हैं, 10 में वही गिरफ्तारी देते हैं, 11 में वही देते हैं, ये नहीं होना, अलग अलग मान नहीं होंगे जी। तो हमारा समझौता हो गया, समझौते के तहत मैंने कह दिया मैं तो जाऊंगा अंदर, बाहर ये समझौता साथी निभाऊंगे। तो हमारा समझौता हो गया, पुलिस लाइन में ले जाएगी, हर रोज 2 बस भरो, 3 बस भरो, उकलाना से हम गिरफ्तारी देते थे। तो हम जब 9 तारीख को गिरफ्तारी दे के गए, वहां इस R2 में ले गए हमारे, और इस R2 में एक पोस्टल जेल हुआ करती पहले, उसमें दूसरी मंजिल भी है, और जेड़ा में नहीं मिलेगी, उसमें है, उसमें कमरे हैं ऊपर भी। हमारे अलग से ये कर दिया कि इन कमरे में आप रहोगे ऊपर। हम शाम में गए, शाम में जाकर सोए गए, सवेरे नहान, ऊपर नहान का पानी कौन था, पीण पान का भी मेन्यू चला रहे थे, और मेन्यू बोले जी नहा धोया पड़े, ओदी भी कर लियो, शामी होती थी। मैं सवेरे उठ के देखा तो रामपाल महाराज घूमने लग रहे, सैर लग रहे थे, सैर लग रहा करना, शामी दूसरी चाकी। मैं देखा यार ये तो बरवाड़ा वाला रामपाल है, क्योंकि उसके हमें उस टाइम में उससे पहला मिला था। अच्छा। जब वो विवाद चल रहा था, मैंने उसको जब, क्योंकि वो तो एक केस का PO का मामला था, बड़ा मामला नहीं था उसमें, तो वहां पूरे एरिया में एक नेगेटिविटी फैल गई थी, भाई तो तुम अलग पाकिस्तान बना लिया, तो ये इतना कर रहा है, ये तारीख पे भी नहीं जानता, फलाना देखड़ा। तो हमें न्यू कहने गए थे, मैं खाप का प्रधान था अमेरिका, कई प्रधान हमें न्यू कहने गए थे, पर महाराज जी जनता में नेगेटिविटी फैल गई, ये तो जनता ही पड़ेगी, तो गलत हो जाएगा, आप ये फोर्स गलत मिलकर बीच का रास्ता काट लो कोई, आपने तारीखे पे जाना है, क्योंकि तारीखे पे जाने का मामला था, उसका बड़ा बड़ा खेल नहीं था जो होया, मैं तारीख पे जाना, तारीख हमें रोजे भुगता, हमें किसका करा, मेरे को मुकदमा का उड़े नहीं। तो उस मौका चलो हमारी मनी नहीं थी उस मौका, क्योंकि उन्होंने अपना निर्णय ले रखा था, मगर अंदर गए तो मैं पहचान गया उसने भी, तो वही महाराज है भाई। तो मैंने रुका मारा महाराज जी, लेकिन उसको फोर्स की मजबूरी थी, उसको मिलने नहीं देना था, क्योंकि उसके ऊपर राजद्रोह है। वो बाज का मेरे कहने बोले प्रधान जी खड़ जाओ है, इसके वाला बात नहीं करनी, क्यों यार मन से होगा, बात क्यों नहीं करनी, कारण बताओ। बोला जी इस पर राजद्रोह बहर होगा यार, अरे की करेगा मेरा, की बता भाई मैं इसका बिगाड़ता नहीं कि मैं ये मेरा बिगाड़ता, लेकिन नहीं मिलन दी। अच्छा। लेकिन उसने मेरा पटिया बोला कैसे वहां से किसान आंदोलन मारे हम, उसकी 2 कैदी उसकी सेवा करा कर दे, वो उसके अनुयायी थे या दूसरे कैदी थे, इस बात का तो मैंने भेजा नहीं। इतनी देर में हमें ना आए, इतनी देर में 2020 के स्कूटर चाले का गया,
मैं यार महाराज जी कर रहा था, मैं कौन को कैदी तो चलना, कुछ उतरी चाह पीवा नहीं, जेल तो ये जेल वाली सी चाह दे, उसमें थाली दिखा है, कितनी चाह हो थाली दिखा है, कोई चीनी पत्ती पिलाना कुछ नहीं होता, बढ़िया वाली चाय। फिर हमें जितने दिन रहे चाय के टाइम 2 टाइम चाय पिया दे, 5 बजे शाम में और तड़कर 8-9 बजे, दोनों रामपाल महाराज ने खूब सेवा करी हमारी। फिर मैंने उसको लेटर भी लिख दिया, आप जाट आंदोलन में मदद करो, जाट आरक्षण में, किसान आंदोलन में भी कराया करो। तो उन्होंने एक आंदोलन हमारी मदद भी खूब करी, 80 के अंदर वो आंदोलन था, तो हमारे को काफी पैसे दे दिए। और पीछे भी बल्कि हमारा जो संगठन था, हमने लाख रुपये भी नहीं देखे थे कदे। अच्छा, हमने रैली कर दी, क्योंकि हमारे तो दिन आगता लाख रुपये आएंगे, उस बाद 80,000 85,000 खर्च हो गए, या 1,15,000 कर 10-15,000 कैशियर मांगता रही जाता संगठन का नहीं। इनती के हमने 80 रैली कर दी, 80 रैली में पानी भर गया जरा हमारे था। ये अनुयायी आए, इनने हमारी मदद की ओट रखी थी, उन्हें 1 मिनट में तो मंडी साफ कर दी, एक सब्जी मंडी थी। और ओड़ा के कहने लगे बोले हमें सहयोग करना चाहवा आपका, हम कर दो भाई, कैशियर रहा, कैशियर पर्ची लेके बैठे सारे किसाना वो उसके तो 5 लाख रुपये लेके पहुंच गए। वो लेने तो नाटिया बोला भाई इतने रुपया हमें देते इतने रुपया हमें मार दो, गलत है काम मर तो रहा। बोले प्रधान जी ये तो 5 लाख रुपये दे, 5 लाख का क्या करोगे। माँ भाई यू कैश का काम तेरा है, मेरा बना तो थोड़े ले ले। मैंने बोले जी महाराज का आदेश है, माँ मुझे चते 1 रुपया देने देवांगे तो 5 लाख देवांगे। अच्छा, हमने वो 5 लाख रुपये उनके ले लिए, 3-4 लाख रुपए आंदोलन में लायक भी गए हमारे, 1-2 लाख रुपया बच भी गया था बाद में हमारा कैशियर हुआ करता रघुवींद्र खोखा, 1.5 से किला मालिक, बहुत बड़ा, उसका दादा बहुत बड़ा नाम चंदन सिंह का पोता। और बाद में वो संगठन भी टूटा हटिया, फिर उन पीछे बदली हड़वाए धोए के, फिर वो हमने तो ये किसान आंदोलन चल रहा उसके में खुआ दिए फिर सारे पकौड़े माइये टोलवा पकौड़े खुआ दिए सारे। तो इस किस्म की घटनाएं जेलों में हुई है। और नेताजी जब आंदोलन था तो जाहिर सी बात है जो सत्ता पक्ष के नेता थे उनसे मिलना आपको ही होगा, जो शीर्ष नेतृत्व सीएम ले लो या और भी नेता ले लो, तो कोई ऐसा वाक्य है अभी तू तड़ाक में बात हुई हो नेता गेल? उस आंदोलन में तो नहीं हुई, नहीं ये किसान आंदोलन था जो, हाँ ये बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन नहीं। अच्छा, उसमें डायलॉग ही नहीं हुआ, उसमें तो जो कमेटी बना रखी थी वो ज्यादातर पंजाब की थी, हरियाणा से तो हमने एक ही आदमी दे रखा था, गुरनाम सिंह चुड़ो ने, कृषि मंत्री के लिए बात होया करती। एक बात पर बात टूटे, वो बातचीत नहीं होती थी, वो बातचीत का दिखावा होता था। अच्छा, बातचीत कभी हो ये नहीं, तो जाने कंधा हाँ जी बोलो की गल है जी, ये किसान आंदोलन वाला जाए कह देंगे तीनों कानून वापिस लो और एमएसपी की गारंटी दो, इससे आगे कभी बात ही नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई फड़ू नहीं, कोई दखड़ा नहीं। शुरू की मीटिंगों में कोशिश हुई इनने के भी समझावा, अपने लॉजिक रख करके मंत्री को समझावा, लेकिन बाद में जब इनको पता चल गया, एक मीटिंग तो ऐसी भी हुई थी, आपको देखा होगा किसान आंदोलन में मुंह के पाटियां बांध के बैठ गए थे, बाईकाट करके बैठ गए थे। वो कारण यही था कि वो मीटिंग नहीं होती थी, वो मीटिंग का दिखावा होता था, वो देश का और मीडिया इनकी है, वो ये दिखाने के लिए वो करते थे। भाई इतनी मीटिंगें कर ली सरकार ने, किसान नहीं मानते, किसानों को बदनाम करने के लिए ड्रामा था, वो मीटिंग होती ही नहीं थी, इसलिए उसमें तो ही नहीं कभी। किसान आंदोलन में ऐसा कौन सा लीडर था जो अपनी बात पूरा दमदार तरीके से रख देता है, जो अपनी जगह सारे यूनिक हो, अलग हो, आप थोड़े बहुत प्रभावित हो? नहीं, एक बात बताऊं मैं, वो तो अपनी थाली में सबने घी थोड़ा लग गया करे, सोचा रहे आदमी इसने मौका ज्यादा मिल गया। संयुक्त मोर्चा जो माहौल था नहीं जी, हाँ मैं जितने बाहर तय नहीं दिखा देनी, बड़ा मजबूत आंदोलन लड़ रहे हैं, बड़ी एकता है। हमारा मीटिंग में इतना गणा जोत बच जाएगा। अच्छा, मीटिंग में कोई एकता नहीं थी हमारी, ये सच्चाई स्वीकार करने में मैंने कदे भी मैंने बोले, हालांकि संयुक्त मोर्चा वाले मेरे गल रोड़ा करते हैं कई बार, तो या क्यों कहा सच्चाई या थी कि हर मीटिंग में हमारा रोड़ा आया करता, क्योंकि मैंने पहले बताया सारी विचारधारा के आदमी थे, कोई गर्म सोच का था, कोई नरम सोच का था, कोई खड़े होकर कंधाड़े बैठे के बना है, जो गुरनाम सिंह चुड़ूनी की आदत थी, वो हमेशा गर्म बोलता था। पंजाब के 5-6 लीडर थे, वो कहते तुसी आंदोलन तोड़ोगे तो वो बंदे मरवाऊंगा, फलाना देखड़ा रोड़ा जिंदा, फिर मैं इनका बीच बचाव करता। तो कुल मिलाकर के हर किस्म का नेता था, और उसमें जहां तक प्रभावित होने की बात है, मेरा जो स्वभाव है
मैं थोड़ा सरल से स्वभाव का आदमी हूं। नेताओं में ईगो बहुत होती है आपस में, मैं आपने बताऊं, एक दूसरे का भाषण सुनना ही पसंद नहीं करते, इनकी तो मजबूरियां होती हैं। बिल्कुल। 10 नेता अगर स्टेज पे बैठे हैं और एक जना अच्छा बोल रहा है तो वो बैठा बैठा 9 जने के बराबर पूरे जर्जे, बस और वो बैठ जाए, फिर दूसरा खड़ा हो जाए तो दूसरा बोल, वो सारा जर्जे मेरे तो अच्छा बोल रहा वो तो है। गणा सूत्रा भाईचारा को नहीं होता इनका। एक तो दिखाने पड़ा हो तुम। अच्छा हाँ, एकता तो सरकार को दिखानी होगी। हाँ। वहां हमारी मजबूरी होती है, अगर एकता नहीं दिखाओ सरकार दबाव में नहीं आओ, बिल्कुल। दबाव में नहीं आओ, किसान की मांग नहीं माने तो गणे है वो इनका गणा उस डाल की एकता को नहीं आगे। रही बात उसकी, मेरे को आंकड़ों पे बोलने वाला नेता हमेशा अच्छा लगा, हवाबाजी की नहीं। आंकड़े चाहे किसी ने नरम भाषा में बोल दिए, चाहे गर्म में, चाहे गर्म भाषा में बोल दिए, चाहे धारा प्रवाह बोल दिए, या किसी ने आराम तो बोल दिए, वो हमेशा मेरी आदत है, मैं उसको अच्छा पसंद करा रहा हूँ, उनको सुनना ही पसंद करा रहा हूँ। जो मेरे रुपये मारे फिर मैं रुपये मारूंगा नहीं, फिर उसका फायदा क्या है। सही बात यह है कि हम आंकड़ों में ज्यादा विश्वास करा दे, और उस समय मैं 10-15 दिन में एक बार बोल के आ करता, 10-15 दिन में जो मौजूदा स्थिति होंगी, उसके जो मौजूदा हालात होंगे, उसके आधार पर 2-4 बातें कंधा। इसलिए मेरा एक भी भाषण आपने 10 और 15 लाख से कम नहीं मिलेगा। उसका कारण यही था कि एक तो मैं हर रोज नहीं खड़ा रहा करता, रोज वीडियो आऊंगे उगताए जाएंगे लोग। और एक दिन की बात है, हम एक मीटिंग में बैठे थे, एक भाषण मेरा ज्यादा वायरल हो गया। ज्यादा वायरल का कारण मोदी था, मैं नहीं था, मोदी था। मोदी तो बहुत बड़ा चेहरा है ना देश में। मोदी ने हमारे को आंदोलन जीवी कह दिया। जब मोदी ने आंदोलन जीवी कहा, सारे नेता बोल लिए 2-3 दिन में। 3-4 दिन के बाद मैं गया, मैंने मोदी के बात का उसका जवाब दिया। बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से बात जवाब दिया, मगर मेरा अपना तरीका है। मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ हम आंदोलन जीवी, और अनस्वीकार नहीं करा था, अलग होगी, लेकिन स्वीकार दूसरे तरीके से करा। मैंने कह दिया ये देश आंदोलनों से आजाद हुआ है। बिल्कुल। अगर गांधी आंदोलन जीवी था तो हम भी आंदोलन जीवी हैं भाई, हमने क्या शर्म है। किसान आंदोलन की जहां तक बात है, एक जमाने में पटेल ने भी आंदोलन लड़ा था, किसान नेता था। अगर वो आंदोलन जीवी था तो हम भी आंदोलन जीवी, हमने कोई शर्म नहीं भाई। एक भगत सिंह के चाचा जी थे अजीत सिंह, 9 महीने आंदोलन लड़ा था, जमीन बचाई थी। चाचा अजीत सिंह का भी मैंने नाम लिया था। तो अगर वो आंदोलन जीवी थे तो हम भी आंदोलन जीवी हैं। मगर दूसरा शब्द जो आपने बोला है परजीवी, ये हमें स्वीकार नहीं है। अगर परजीवी बोला जाओ तो परजीवी है दूसरे पे आश्रित। हाँ बिल्कुल। जैसे चिचड़ हो गया, जोक हो गया, जूं होगी, ये दूसरे का खून चूसने वाले, इसको परजीवी कहा जाता है। और इंसान के रूप में अगर परजीवी कहो तो मैंने कहा भाई भीख मांगने वाले को कहा जाता है। प्रधानमंत्री खुद कहता है कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांगी है। तो भाई इस देश का सबसे बड़ा परजीवी तो मोदी है। सीधा टैग हो गया। प्रधानमंत्री के फ्लोर भी बहुत है, और जिसके फ्लोवर ज्यादा होया करे उसके विरोधी भी ज्यादा होया करे। जाहिर सी बात है, वो सारे दुनिया के सरदार, सारे दुनिया के दूसरे पसंद कर लिया। वो भाषण मेरा इतना वायरल हो गया कि मैं उस लायक ही नहीं था, क्योंकि वो चला गया सैकड़ों करोड़ पे, बहुत ज्यादा वायरल हो गया। तो वो भाषण जब वायरल होया तो हम किसी मीटिंग में बैठे, टिकैत बैठा, मैं बैठा, इस तरह बैठे थे हम, और भी कई नेता बैठे, राज्यपाल बैठा, चढ़ूनी बैठा। हमारी मजाक चल रहे थे उस समय, और मजाक भी यही चल रहे थे कि भाई हम तो लुगाइया जो लड़ा है यार। मैं कह रहा था बल्कि यार मैं क्या के नेता पे, लोग तो अपने क्या के समझ रहे हैं बाहर, तो लुगाइया जो लड़ा कुछ नहीं नेता नाता। तो वो मजाक चल रहा था। टिकैत ने बोले यार तेरे भाषण बहुत वायरल होगा। मैं तेरा रोना वायरल होया, मैंने तो नहीं कहा मैंने तो नहीं कहा तेरा सैकड़ों करोड़ में चला गया मैंने तो नहीं कहा। फिर चाकू बोला यार या मैंने गलत तो भाई हमारा भाईचारा तो ऐसा है। लेकिन सच्चाई यह है कि आंकड़ों पर बोलने वाले किसान नेता बहुत कम है। एक आपने बात बताऊं, वहां 2-3
नेताओं से बाहर के लोग आया करते, हमारे से अच्छा भाषण दिया करते। अच्छा वो आंकड़ों बोलते थे। एक आंकड़ा पी साईनाथ जी। वो कृषि के आंकड़ों पर बोलता था। एक आंकड़ा शर्मा जी हिमाचल का है, योगेंद्र शर्मा क्या नाम है उसका, वो आंकड़ों बोलता था। बड़े अच्छे लगे एकदम, समझ गए। हाँ तो इस किस्म के लोग मुझे पसंद है। मामे तो रूप के बाद नहीं इकट्ठे हो रहे थोड़ा। अरे वो जो भाषण था आपने तैयार कराया था, दिल तो लिख रहा था। नहीं, ये चीजें हम वहां और के काम करा करते। 2-3 दिन से मैं देख रहा था कि मोदी का जवाब हमने किस तरीके से देना चाहिए। हमारा जो भी नेता जावे वो उसने गाली देखा हुआ है, अंतर आंदोलन जी भी कैसे देख लिए, ये है वो है तू है फलाना देखड़ा। आपने सही चोट मारी। हाँ, मैंने वो स्वीकार कर लिया, मैंने उल्ट बोल दिया सब तक। वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन सच्चाई में हम आंदोलन जीवी तो थे ना, आंदोलन तो कर रहे थे ना। हाँ छोटे तो कह ले, वो परजीवी मर जीवी में फर्क है। लेकिन हम परजीवी नहीं है। हम परजीवी नहीं है, हम आंदोलन जीवी हैं। आज भी आंदोलन करते हैं, इसमें गुरेज के है। ये देश तो आंदोलन से ही आजाद हुआ था ना। बिल्कुल। तो इस किस्म की घटनाएं कई बार होती थी हमारे पास। एक बार एक और भाषण मेरा बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, उसमें उसका कारण भी मोदी के मंत्री थे। अच्छा। एक मीनाक्षी लेखी है, उसने हमारे को बहरूपिया कह दिया था। ये तो बहरूपी है। उसमें मैं मोदी के कई मंत्रियों का रिकॉर्ड लिया था उस भाषण में, कौन कौन बहरूपी है और सबसे बड़ा बहरूपिया कौन है। डाटा ही निकाल लिया। मोदी 35-37 ड्रेसें पहन रहा था। बहरूपिया किसने बोला यहाँ पे? बहरूपिया उसने बोला हर रोज कदे पुलिस वाला बन के जाएगा, कदे जज बन के जाएगा, कदे भिखारी बन के जाएगा। बहरूपिया पे नहीं हुआ, बाजारा मांगता फिर आगे। मोदी 35 ड्रेस पैगी, मैंने देखियो ₹2 हमें आ गया, हम तो एक कुर्ता पजामा पर। हम तो ₹2 नहीं है, मोदी से बड़ा ₹2 कौन। उसका कारण भी मोदी था वायरल होने का। तो कुल मिलाकर के कई बार ये ऐसा माहौल पैदा कर देते थे मोदी की सरकार या मोदी के मंत्री ही, जिसकी वजह से इन्हें जवाब देना औखा हो जाए था। और इसी वजह से उन्होंने कभी भी आंदोलन को आंदोलन नहीं समझा, जिसकी वजह से मोदी ने माफी मांगनी पड़ी। अगर ये शुरू में आंदोलन को आंदोलन समझते, किसान इनको किसान समझते तो मैं किसान आ गए, तो मोदी को माफी नहीं मांगनी पड़ती, मोदी की इतनी फजीहत भी नहीं होती। क्योंकि और हर आंदोलनकारी इस बात को जानता है कि 100% हमें कदे ही नहीं मिला। हाँ, मैं मुआवजा मांगांगे 30,000 रुपये किला, 40,000 रुपये किला, 50,000 रुपये किला। टेबल पे समझौता होगा 15,000 रुपये किला, 20,000 रुपये किला, 25,000 रुपये किला। बिल्कुल कदे मिला हमने पूरा बेरा नहीं, हमने सारी बातें। तो हमें जो 100% की वहां मांग थी, जो मोदी ने हमारी फिर 3 कानून वापिस लेने पड़े, MSP तो रहेगी हमारी, झूठ बोल के ठह दिए। वो ये स्थिति नहीं आती अगर शुरू में ही, जब किसान आंदोलन लग गया, शुरू में ही ईमानदारी से किसानों को किसान समझ करके अगर सरकार टेबल पे आती तो समझौता होना था मेरे भाई। इस सारे का जिम्मेवार मोदी का घमंड था कि मेरे सामने कौन बोल सकता है, मेरे सामने कौन अड़ सकता है। इसलिए ये आंदोलन इतना लंबा चला, इसलिए 750 किसानों की शहादत हुई। और आपने एक चुनाव भी लड़े थे नहीं थे लोकसभा का। हाँ, हिसार लोकसभा। बिल्कुल। वो टिकट आपने अपनी मर्जी से ली थी या जबरदस्ती दी थी? ना जबरदस्ती दी ना अपनी मर्जी से ली। मैं उसको एक घटना बताऊंगा तना कि मैं मेरी खाप का प्रधान था जी, और जो बड़ा रोड़ा का पहला जिक्र आया नहीं, 2018 में भी हुआ था। अच्छा। जब गांव में 2 ग्रुप बन के, दोनों ग्रुप बड़े पावरफुल ताकतवर, हम तो एक ग्रुप था, एक ग्रुप में थोड़े आदमी थे, जब बिल्कुल 50% थे दोनों। और 2 बाब्यापन खिंचाई होगी, एक तो अभी गया वो, एक दूसरा था और सच्चाई में दोनों बाबे छोटी उम्र के थे। अच्छा। मेरा मत था, मेरा सोचना, मैं कौन सा है बाबा भी इस गद्दी के लायक नहीं है, क्योंकि हमारी गद्दी के बारे में त्याग माना जाता है, त्याग और तपस्या ही गद्दी है। और कौन सा है सुनने को तैयार नहीं। मैंने एक दिन थोड़ी सी आराम से कहा था, अरे क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं बाबे, कायम को नहीं कौन सा है भी,
मेरे तो दनुए ग्रुप बोलना छोड़ गए। जब जिस खाप का प्रधान का जिस गांव में पार्टीबाजी होगी उस गांव का समझौता नहीं करवा पाओ तो खाप का प्रधान टट्टू का है। क्या खाप प्रधान हुआ? मैंने कोशिश करी कि मैं इस्तीफा दूं, मगर मेरे जो दूसरे और गांव थे मेरी खाप में वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं इस्तीफा दूं, क्योंकि भाईचारा के हिसाब से मैं फिट बैठूं था उनके नॉर्मा में। मैंने एक दो बार कोशिश करी लेकिन नहीं बन पाई वो बात। होता क्या है, मैं दूसरी बार मेरी खाप का प्रधान चुन रखा था, नहीं उस समय तो पहली बार था, दूसरी बार फिर चुने हूं, नहीं इलेक्शन में दूसरी बार चुन रखा था। अच्छा अच्छा। कोशिश करने के बावजूद भी मैं समझौता नहीं करवा पा रहा था। तो वहां क्या होता है, इनकी पार्टी पाटन का बिल्कुल नेड़े लग रही थी बात, नेड़े लग रही थी बात में इस्तीफा देने में फिर बहाना टोया। हमारी खाप में एक नियम है, जो राजनीति में चला जाए तो अपनी प्रधानी छोड़ के जाओ। हम राजनीतिक कार्यकर्ता को अपनी खाप का प्रधान नहीं रखते। मैं मेरे दिमाग में ये भी एक ऑप्शन था, मैं राजनीति में चला जाऊं, लेकिन मैंने कोई जगह सी नहीं पा रही थी। इतनी देर में क्या होता है, बुडाने गांव के अंदर अभय सिंह चौटाला का खाना दे दिया एक साथी ने, और खाप का प्रधान का नाते आप ना जाना पड़े। वो तो मेरे जाना है उस परिवार में, सुबह सिंह एक सरपंच होया था, मैं भी बुला लिया। उनके साथ कहीं न कहीं अभय सिंह चौटाला की बात चल रही थी। अच्छा। भाई सुरेश को पार्टी में ले, वहां उनका कोई संपर्क था, जो खाना दे रखे, इतनी छोटी बात तो थी नहीं तब तक, या पार्टी नहीं थी। अच्छा, एक थी तब तक, लेकिन अंदर खाते इनके विचार हो चुके थे कि बचाओ, क्योंकि हमें तो इनके समझौते में और काफी में रहे हैं भाई, इनका पार्टी नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय बीजेपी को हराने की यही पार्टी थी, बिल्कुल कांग्रेस नहीं थी, ये पार्टी थी। और हम बीजेपी की विचारधारा से सर छोटू राम के जमान को माननी है। हमें सर छोटू राम वाला टाइम तो बहुत उन्हें लोग पाएंगे जो जनसंघी को देख के भी राजी को नहीं, जनसंघी हमने भी देख कर आती वो तो बराबर क्रिया प्रतिक्रिया आंकड़ा तो हमने भी देख कर आती, हम भी निचार दें इनकी रहने कटक करें। तो वहां अब जब मैं खाना पे बैठा, अभय सिंह भी खाना पे बैठा था, वे भीतर मुख्य से आदमी 10-20 बैठे, सारे खाना पे उठ के बिक गए अचानक। मेरे समझ में नहीं आई कहानी के, बुढ़ाने गांव के थे ज्यादा। अच्छा, पता नहीं था आपने? हाँ, वर्कर थे उसके, जिला प्रधान थे और सारी पार्टी के, वो आहिस्ता आहिस्ता उठ के, मेरे को कोई पता नहीं था। अभय सिंह कहने लगा राजनीति का क्या विचार है? मैं भाई साहब गरीब आदमी किसी राजनीति थी, क्योंकि राजनीति तो पैसे का खेल है। मैं गरीब आदमी है, क्या राजनीति, इतनी की बात चली, बस ज्यादा कोई बात नहीं चली। उसके बाद हमने चबूतरा का प्रोग्राम रख दिया, बेबे सिंह पे पैसे लेवांगे, चबूतरा बन लग रहा, हमारा निर्माणाधीन आज भी है। तो वहां अभय सिंह हमने बुला लिया, उसका दिमाग में थी, वो हमने पैसे मांगे, उसने पीछे दे दिए। 25 लाख रुपए घोषणा, बोला मैं आचार संहिता लगी, घोषणा तो करेंगे, 25 लाख रुपए दे दूंगा, हालांकि उसमें 11 लाख ही आए, क्योंकि फिर वो उनकी पार्टी टूट गई, जैन माटी 11 तो देगी, 11 भी जेब से दिया उसने बाद में कई साल बाद। तो उस समय एक आधा आदमी का काल में कहा गया, वह प्रधान ने इलेक्शन की तैयारी करवा, उन्हीं की पार्टी के आदमी हमें एक किसी आदमी का काम सिरसा चले गए, 4 आदमी थे, सिरसा चले गए। तो मैं उस समय टिकटों का वितरण के बारे में तैयारी कर रही थी पार्टी नीला। मेरे को अभय सिंह एक साइड में ले गया, कहने लगा हिसार की लोकसभा की टिकट किसने देवा? उस समय 2 नाम चल रहे थे, एक तो ये फिलहाल विधायक बन रहा जस्सी पेटवाड़ जी, और एक पहले विधायक थी नारनून से ही मोर, लेडीज महिला थी, राज सिंह मोर की घरवाली थी, वो विधायक भी बनी थी हमारी। इन दोनों का नाम चल रहे थे, उसने नाम भी ले इन दोनों का, भाई हमें मोर ने देवा या जस्सी युवा का प्रधान था जो पार्टी का। मैं कहने लगा भाई साहब आप किसे दो, मैं तो सदा पार्टी में वोट गेट देंगे, ईब का माँ को ढंग सा तो दिखता नहीं। जब इनकी पार्टी बैठ ली थी
जब हमें गए, जब पार्टी पैट ली थी, जब शुरू में इसने मेरे को वो कराया, उस समय पार्टी एक थी। उसका विचार था भाई दुष्यंत को हम विधानसभा का लड़ा हुआ, लोकसभा सुरेश ने लड़ा दे, और इसको आगे करना चाहते थे। उस मौके सीएम श्याम नहीं जो अभय सिंह मन बना रहा था, भाई दुष्यंत को आगे कर दे ताकि एक मैसेज चला जाए हरियाणा में दुष्यंत को सीएम बनाऊंगे। तो पार्टी परमा वाला भाई साहब किसी ने दे दो, आपका क्या विचार है? तो मेरा चेहरा ने भी कोई, मैं क्या कहूँ, बोले पार्टी देवे। मैं एकदम चुप हो गया क्योंकि मैं इस्तीफा देना चाहता था। मां भाई साहब है खर्चा दे तो कौन नाटे लड़ ले मन भर लिया, मौका मिल गया, अब मन भर ली, ठीक है पार्टी अगर खर्चा दोगे तो लड़ लेना। मैंने आया कहना अपनी खाप की कमेटी में बताई बनी न्यू बनी मेरे गलर इलेक्शन का उसके ने बोला भाई चुप रहो, तो नारायण का भाड़ा भी कोई नहीं कह चौटाला और रुपये दिया करे बोला तुम्हारा मतलब की बात ये तो ले आ कर मार कट के बट अरे ना टूट गया अपने आई गई हुई बात। वो होता क्या है कि 5 दिन पाछे अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ पीसी करके नाम की घोषणा कर दी। आपने पता नहीं था? मेरे कोई पता नहीं, मैं किरमार है हमारा एक साथी जाट आरक्षण का जिला अध्यक्ष आदा किरमारे का, हाँ उसकी छोरी का ब्याह में जा रहा ओड़ा मेरे थी उमेद सिंह लोहान बोला था, वो जजपा में जा लिया था जी। उमेद बोला भाई दुष्यंत के श्यामी तेरा नाम आएगा, फिर मैं दुष्यंत के लायक चाचा लागू उसका मैं मैंने माने मजाक कर रहे हैं, बोला तो मजाक में ले रहा है मोर असलियत में बोला तेरी टिकट की घोषणा होगी क्वेश्चन के मारे थे। मैं बोला तब नहीं बोला मन नहीं मेरा तेरी टिकट की घोषणा होगी, मैं दिखाइयो। उनने फिर वो मेरे थी वह फोन में क्लिपिंग ही दिखाई उड़े अभय सिंह चौटाला 6 सीटें घोषणा करेंगे, बोला मेरा नाम ले रखे मौत तेरी के भाई वो तो हो गया भाई पंगा का तो लाएगा। फिर बोला अभय सिंह तेरे फोन करा भाई साहब टिकट की तो घोषणा कर दी, मेरे तो है कुछ नहीं और मैंने कौन इलेक्शन लड़न देगा, मेरे भी इतने मुकदमे बोले नहीं बेलेबल केस है सारे में है पाओ तो बेलेबल है, मैंने बेल बाल में थोड़े में ले रखी। बाद में फिर मैं और आया कमेटी तय का मैंने इस्तीफा दे दिया। 12 वाले बोले भाई क्यों इतना अमर नहीं थी तो लड़, मैं ठीक है भाई मैंने 12 ही खाप का इस्तीफा दे दिया। अपना जो किसान संगठन चला थे उससे भी इस्तीफा दे दिया, किसान संघर्ष समिति चला था उससे भी इस्तीफा दे दिया। दोनों पदों जो सामाजिक पद थे इस्तीफा देकर मैंने इलेक्शन के लिए तैयारी कर ली। जब एसपी दफ्तर में मेरे को वो लेने गया मेरे केसों का पता करो, उनकी सारा हरियाणा में जब केस कटवाए थे 36 बेल लेनी पड़ी, ओड़े बिचड़ तो मैं ओड़े लिया इतने मुकदमे मेरे को मतलब मेरा पता नहीं मुकदमे 36 बेल लेनी पड़ी, कैथल की थी 8 बेल तो अच्छा मैंने बेल ले रखी थी। एक भी कड़िया में नारे ला दिया, रोड पर खड़े होकर आधा घंटा ओड़े सरकारी कार्य में बाधा पुचान दिया कड़िया के में ला दिया मुकदमे बेनाम में मुकदमे गन खरे मुकदमे हम गुरनाम चटूनी नाम इकट्ठे भी थे और पाछे से पुलिस समझौता हो जे। फिर हम सोचा भाई फिर कह केस नहीं लगना चाहिए, कोई एसडीएम आवा तहसीलदार ना जी केस नहीं लगेगा, वो तो कह गए पुलिस वाले पास से भर दे इलेक्शन वाला दिन ही पता लगे महा भाई। वो फिर मेरे पास वो कहने लगे मेरे को एसपी प्रधान जी आप तो हो सकता है पीओ भी हो का केस यह दिक्कत है जी भाई, क्योंकि पीओ आना पाछे तो एक केस पाया जिसमें पीओ के आदेश तो हो रहे थे मगर वो को लग रहा था कि उसके अलग प्रक्रिया आकर उसमें विज्ञापन देना आकर है। अच्छा पुलिस ने विज्ञापन को दे रखा, कोर्ट ने कह रखा है ठीक अगली तारीख पे तो ये आदमी पेश हो जाए वरना इसके विज्ञापन काट के पीओ घोषित करवाओ, वो आदेश हो रहे इशारत है। मना पता लग गया फलाना में पट उस जज के पेश हो गए अपने 4 दिन जेल में आ गया, उसे जज पे बेल लिया। एसएचओ बरवाड़ा केस था, बरवाड़ा एसएचओ आया बाद में जब मैं बेल लेकर ना अगले दिन आया बोला जी आप पीओ घोषित हो गए। मैं कौन से केस में, मैंने मेरा मैं बेल लेके भी आया हूँ। बोला यू केस में आप 4 दिन तो ये जेल काट का आऊँ खसमी से केस में यजमानत रही हालांकि उसने मेरा बोला बोला अच्छा तो मैं पीओ नहीं था एक केस में, बस उसमें कार्रवाई हो रही थी पीओ के लिए। अच्छा अगर पीओ होता तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकता था, कैंसिल तो हाँ। तो उसमें मैंने बेल ले ली और फिर सारी जमानतें सारे के सामने ले गया, फिर मैंने वो लड़े। इलेक्शन तो क्या था पार्टी पैट ली थी लेकिन मन मेरे लिए एक अच्छा सम्मानजनक बहाना था खाप की प्रधानी का इस्तीफा देना। मैंने अपनी खाप की प्रधानी का इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ दिया और फिर भी मैं पार्टी में रहता।
मेरे को बहुत अच्छा मान सम्मान दिया अभय सिंह चौटाला ने। ऐसी वो बात नहीं, ठीक है मेरे को 25 लाख रुपए दे, वैसे लाग गए मेरे 37 लाख थे। अच्छा जी। 7-8 लाख रुपए रह भी गए, क्योंकि कुछ लोगों ने कह दिया इतने लागे होंगे। पार्टियां में भी बड़े करड़े काम है, इनमें भी चुगली चल रहे है। किसी चुगल ने चुगली कर दी उस तरह और वह गलत गाइड हो गया, वो 7-8 लाख रुपए रह गए। क्योंकि 37 लाख कुछ रुपये मेरे सारे लागे थे, 4 लाख कुछ रुपये मेरा माड़ा के आगे थे, भाईचारा ने डाल दिए, किसी रिश्तेदार ने डाल दिए, और क्या नाम है 25 लाख रुपये बेंदे थे। तो 8 लाख रुपये मेरे टूटते रह गए थे, लेकिन वो मिले तो नहीं। लेकिन फिर भी मेरे को मान सम्मान दिया उनने। मैं न्यू तो कहेंगा मैं दूंगा। होता क्या, अचानक किसान आंदोलन ये कानून आ गए, और ये कानून आने में गुरनाम सिंह चडूनी ने जब मुद्दा उठाया मैं उसका गलत था जी। लेकिन मैं उस समय अपना संगठन की नेतागिरी, किसान नेतागिरी छोड़ रहा था। मैं प्रचार ये कराया करता कि गुरनाम सिंह चडूनी का साथ दो, खुल के। हाँ खुल के। मेरे संगठन के 6 जिला अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी के जिला अध्यक्ष जा बने, मेरा संगठन खरावड़ा बिक गया। तो मैं भी प्रचार कराया करता। मन में इस बात का तो हवा वो हो गया, मतलब किसान नेता है ही नहीं तो तब में पुलिस क्यों टोके थी। लेकिन जब किसान आंदोलन का जन्म हुआ, सबसे पहले मैं गिरफ्तार हुआ। मैं कहने लगा सुना सच में, यार मेरे को गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, मैं तो राजनीति में जा लिया। मेरा राजनीति में जा लिया, कैल तोड़ा है, प्योदा रसोड़ा है, प्रचार कर का कैथल में मेरे याद आई। हाँ भाई, फिर मैं यार मैं तो नहीं कह के गुरनाम चडूनी का साथ दो, प्रचार ला ही रख किसान नेता क्या कहा कर। तो मैं गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद फिर मैं किसाना मोड़ चला गया। वहां जाकर के पता चला गया यहाँ स्टेज के ऊपर भाई राजनीतिक लोग बोल ले नहीं सकते। फिर मैं मेरे एक न्यू था 30 घने साल हो गए किसान किसान कर देने, ये जो मौका भी किसाना के बीच में नहीं रवांगे, किसाना की मदद नहीं करांगे, तो फिर वो धोखा था एक पलड़ा इसका मतलब। फिर मैंने एकदम इनेलो से इस्तीफा दे दिया। मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था किसान सेल का अभय सिंह चौटाला ने, कार्यकारी मैं था, वो फुल फलाइज कोई और साथी था, काम मैं कराया सारा, अच्छी इज्जत दे रखी थी। मगर फिर मैंने इस्तीफा दिया को, बोल के अभय सिंह ने कहा भाई साहब क्या बात हुई, माजी तो किसान आंदोलन रहेगा इतने में वो। हाँ तो मैं एक साथ ना मैं राजनीति नहीं करता, मैंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे करके अपना गुरनाम सिंह चडूनी की मदद में बैठ गया। 5-6 महीने के बाद गुरनाम सिंह चडूनी ला गया करण भाई पंजाब मिशन चलाओ, वो राजनीति बात करना गया। मैं बोला रखा सब मैं तो काल इस्तीफा देगा हूं, मैं कोई लगाता गाली छोड़ा तो नहीं। फिर उसमें फिर मैंने फिर संगठन खड़ा करना पड़ा अपना। ये इसलिए इलेक्शन लड़ा था भाई, इलेक्शन लड़ना कोई गुनाह भी नहीं मानता मैं, बिल्कुल कोई गुनाह नहीं है। मगर किसान नेताओं के भाग में 1100 वोट लिख रखे, चाहे आज लड़ लो चाहे कल लड़ लो, 1100 तो पर तुम्हारा वोट नहीं आते। गुरनाम चडूनी ने 2 ओवर लड़ लिया नहीं, 11 साल क्या गले पाऊंगा उसकी लुगाई ने के 1100 आए होंगे, मेरे भी 1100 आए थे हल्के के 1100, यानी 8-9 हल्के 10-11 हजार वोट आए थे सारे। कारण के लोग हमारे को किसान नेता मानने, मेरे भाई राजनेता नहीं मानते, वो अलग संगठन होते हैं। ये दोनों विचारधारा अलग है, नेता अलग। हमारे साथ सामाजिक लोग जुड़े होते हैं, सामाजिक काम जब कमरा, जब हम राजनीति में जावा हुए लोग पार्टियां में हो पहला ही। जो मेरे साथ आज किसान आंदोलन में जुड़ रहे वो कोई कांग्रेस में होगा, कोई नेलो में होगा, कोई जजपा में होगा, कोई फलाना में होगा, कोई बीजेपी में तो पाओ को नहीं, क्योंकि बीजेपी के तो खिलाफ खड़े हैं फिलहाल। तो जब मैं एक इनमें इन पार्टियों में एक पार्टी ज्वाइन करूंगा, 2 पार्टियां मेरे छोड़ के भेजेंगे, जय होता हम तो फलानी पार्टी में न्यू बना हमारे। तो अगर किसी साथी ने मतलब किसान नेता ने अगर कोई राजनीति करनी है तो उसको संगठन ज्वाइन करना पड़ेगा, राजनीतिक संगठन। राजनीति में वर्कर और नेता दोनों स्वार्थी होते हैं। वर्कर का ये स्वार्थ होता है अगर सत्ता में आए तो ये नेता तेरा काम करेगा, बिल्कुल। और नेता का ये स्वार्थ हो भाई यू वर्कर तेरे गले लग गया, तेरी मेहनत करे तो जीत जाएगा, पावर में आ जाएगा, दोनों स्वार्थ जुड़ा है, बिल्कुल। लेकिन सामाजिक आंदोलन में दोनों का स्वार्थ जुड़ा नहीं होता। सामाजिक आंदोलन में आपने वो लोग पाओगे, मुआवजा तो मांगा हमें किसी गांव का उसका, और आंदोलन लड़ना रहा कि कैथल के किसी गांव का मुआवजा मांग दे, और आंदोलन लड़ना रहा हिसार का, उसी के मिलेगा भाई। हमारे साथ सामाजिक संगठनों में सामाजिक लोग होते हैं जो निस्वार्थ, वो हाँ जो निस्वार्थ हो, इसलिए वो छोड़ कर चले जाओ। मैं राजनीति वाले हमने स्वीकार नहीं कर दे, क्योंकि हमारी टूटी हो जबान किसान नेता ने किसी ने भी राजनीतिक पार्टी में भेजे फेटे को नहीं बैठा हुआ तो जियो चोरी करनी पड़े है। और किसान नेता जन दिन का तो क्या है मेरे यार,
तना कद संघर्ष कर लिया, तना कद लटका लिया किसान ना बदले उनमें किसान नेता करे उनती बोलनी उनती आप कोई किसान नेता बनाएगा कोई मजदूर नेता बनाएगा, ये सवाल उठा देंगे उन पर जाकर। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे तेरा बराबर में कोई ऐसा संघर्षी आदमी आगे खड़े हो जाए जो तेरे ते भी फालतू संघर्ष कर दे, जनता में कदे हो चेहरा बना जाए। इसलिए वो हमने ओपन पन दिया, बिल्कुल ये है सच्चाई। और जी आज पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक मामला खबर में आप टीवी देखा अखबार देखा कि राजकीय सम्मान नहीं मिला, किस नजर था आप देखा उसमें? जबकि हम तो घने दिन तक बता दिया था। अच्छा, बहुत दिन पहले बता दिया था हमने। कैप्टन अभिमन्यु एक समय सीएम का दावेदार था नहीं बीजेपी में। हाँ बिल्कुल था। आज कहाँ है? कहीं भी नहीं। ओम प्रकाश धनखड़ था, आज कहाँ है? जो भी भाई भारतीय जनता पार्टी को जाट के घर में जन्म लेकर वोट देवे है, पहली बातों में मांग दे को नहीं। हर जे कोई दे दे तो आया नहीं कर दे तो उसका आया नहीं है। ठीक है, पद पुद ले रहे होंगे। एक बात सुन ले, मैं आपको बताऊंगा, ये कोई वो नहीं है, आरएसएस की एक थ्योरी है। पूरे देश के अंदर आप देख लोगे, जब आरएसएस ने एक जमाना था या मात्र ब्राह्मण बाण यहाँ कब्जा होया करता, वाजपेयी जिसको और अडवाणी जिसको लीड कर रहे थे, उस समय एक नेता आया था जिसका नाम था गोविंदाचार्य जी, आरएसएस से आया था। वो बीजेपी का थिंक टैंक को आया करता, एक विचारिक आदमी था। उसने बीजेपी को एक वो दिया था मंत्र, फॉर्मूला। वे जितने भी ये खुंटे गड्ढे नहीं प्रदेश में जिनके चारों तरफ राजनीति घूमती है, अगर आपने लंबे समय तक राज करना तो सबसे पहले इनको खत्म करना होगा। समझ गए? हाँ, हरियाणा में देवीलाल परिवार कहाँ आज? कहीं भी नहीं। नाम है कड़िया? बिल्कुल। बंसीलाल परिवार कड़ा है, भजनलाल परिवार कड़ा है। क्या इन्होंने भजनलाल परिवार ने इसने बीजेपी में आके बीजेपी की मदद नहीं करी? बिल्कुल करिए। मगर हैं कहाँ? कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पुराने खुंटे थे, खत्म कर दिए। ये खेड़ने थे। सत्यपाल मलिक चौधरी चरण सिंह का चेला था, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पुराना खुंटा था जी, खत्म कर दिया। आपने उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे रखा है। हाँ, क्या उसको 10 शब्द भी राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं था? दूसरा नंबर का नागरिक है देश का, बिल्कुल था। लेकिन उसको से वो अधिकार भी छीन रखे। आज तक उसकी एक शब्द नहीं, आज तक न्यू भी नहीं बिरा। जनता ने जिंदा है मर लिया। धनखड़ का कोई बयान नहीं इस्तीफे के बाद। बिल्कुल। देश का दूसरे नंबर का नागरिक आज हाउस अरेस्ट बोलूंगा मैं कर रखा है। आप क्या समझते हो? इनके अंदर एक अलग तरह की सोच रहती है, हमेशा अलग तरह की सोच पनपती है। ये कभी भी प्रेम की राजनीति नहीं करते, घृणा की राजनीति करते, नेगेटिविटी का वोट लेते हैं जी। अगर देवीलाल परिवार को, बंसीलाल परिवार को गाली देंगे बीजेपी के लोग, तो दूसरी बिरादरियां इनको वोट देंगी। उनकी जितनी बेइज्जती करेंगे इतनी दूसरी बिरादरियां वोट देंगी। ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला है इनका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सत्यपाल मलिक को गवर्नर ये क्या नाम है, आप तिरंगे झंडे में लिपटाने का मतलब था कि जो बिरादरियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं उनको नाराज करना। अगर इसको सम्मान देते तो वो सवाल करते, इसकी बेइज्जती करती तो वो खुश हो गई। इन्होंने ना काम करना, ना धंधा करना, जात और धर्म के मुद्दे जिंदे रखने समाज में, यही इनकी पॉलिटिक्स है। भटकाने हैं। आरएसएस का एक मंत्र है, तो खिंच ना जाइए भाई, कदे तो भी आरएसएस का हो। झूठ बोलो, सच्चाई के तो झूठ बोलो, बार बार बोलो, ऊंचे से बोलो, ताकि जनता को सच्चाई लगे। जी। देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के मोदी जी ये नहीं बता रहे कि ट्रंप गला उसका बिगड़ी क्या पर।
नाम लेवे हैं, सरकार किसाना की वोट लेवे नहीं, सच्चाई नहीं है। असल बताऊं मैं तुम्हें, बिल्कुल। मोदी कनाडा गया हुआ था, ट्रंप ने पाकिस्तान का जनरल बुला रखा था, अमेरिका। इनको एक टेबल के ऊपर खाना देना चाहता था ट्रंप। मोदी का जड़ में बिठा कर मुनीर में खाना देना चाहता था, और वो वह फोटो रिलीज करके और एक नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के लिए। हाँ। नोबेल पुरस्कार का दावेदार बनने की लड़ाई थी। अच्छा। ना तो यू रूस का तेल का रौला, रूस का तेल आज तक कौन लेंदा भारत, ना यू किसाना का उसका रौला, उसके निजी जो वो था निजी फायदा, उस पर चोट लग गई। और ये चीज उसने उम्मीद क्यों करी कि एक जमाने में मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लाया था। हाँ, वो बिल्कुल। इसने सोच गया, उसने आउडी मोदी कराया था, वो इसने सोच गया मोदी तो तेरे लटता ही नहीं, वो तो तेरा पक्का दोस्त है। और अगर मोदी पाकिस्तान के जर्नल के पास बैठ करके खाना खा ले तो वो ट्रंप की वो बात साबित हो जाती है कि सीज फायर में न करवाया। और अगर यह बात साबित हो जाए तो जो बीजेपी वाले मोदी ने शेर समझ रहे थे, झूठा नकली शेर, सच्चाई में शेर नहीं है, जो मोदी ये नारे लगा कर दे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो सारे नारे वो नैरेटिव टूटे और इसका खुद का वोटर इसका भाज है, वहां फंस गया यू। और फंसे इन्हें कहना पड़ा मेरे तो प्रोग्राम लग रहे हैं, मैं नहीं आ सकता। ये है सच्चाई। जो टैरिफ बढ़ाया था। हाँ, सारी लड़ाई यह है, सारी लड़ाई यह है। हम रसिया से तेल आज से नहीं खरीद रहा भारत है, रसिया से तेल उस दिन से खरीद रहा जिस दिन से यूक्रेन का इसकी युद्ध हुआ था। पहला कौन लाया इसने टैरिफ? व्यापार अमेरिका के साथ पिछला राष्ट्रपति भी कर रहा था, ये भी कर रहा था। अब वो दूध की सुन ले, वरना दस्तक कर कांदा। जो दूध अमेरिका हिंदुस्तान में भेजना चाहता है नॉन वेजिटेरियन दूध है, मांसाहारी दूध है। अच्छा, समझ गए? अगर मोदी उस पर दस्तक करका हुआ है और वो दूध भारत में आवे, सारे हम पहला कौन बात है? हिंदू 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 नारे लानी है। किसके वोटर है? बीजेपी के। मोदी फंस रहा है मेरे भाई, ना किसाना का ना किसी का नहीं, फंसे है इन्हें, इसने ना करनी पड़ी और उस नाक की वजह से ही ये टैरिफ लग रहे हैं। विश्व गुरु मोदी तो विश्व का नेता है। पाकिस्तान के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी देश दुनिया का मोदी के साथ नहीं था, एक देश भी। हम अकेले थे, हमारे साथ वो देश भी खड़ा नहीं था जिस समय एक जमाने में अमेरिका ने हमारे को धमकी दी थी कि या तो पाकिस्तान के साथ समझौता कर ले वरना हम तेरे देश को बर्बाद कर देंगे, तेरा खाना दाना बंद कर देंगे। रात को ही रसिया की परमाणु पनडुब्बियां हमारे बंगाल की खाड़ी में पाई थी, रात को ही। वो देश भी हमारे साथ नहीं पाया क्योंकि हथियारों की जो खरीद थी हमारी 100% रसिया से होती थी। मोदी ने आने के बाद रसिया को इग्नोर करके और आधा हथियार कभी फ्रांस से खरीद रहा है, कभी अमेरिका से खरीद रहा है। हमारा जो स्वाभाविक पार्टनर था, जो हमारा सबसे विश्वसनीय दोस्त था, वो भी नाराज कर रखा था। उनने तो आना करा था, वो तो व्यापारी हैं। बिल्कुल। तो उस हिसाब से मेरे भाई ये चीजें है ना, बड़ी देनी आवा कदे टाइम पर। ये तो बात है ही। और लास्ट प्रश्न है मेरा, लंबा इंटरव्यू हो गया, कि आप इतने साधारण व्यक्तित्व है और राजनीति में या आंदोलन में आपने तो ये टांग खिंचाई हो वही है, तो किस हिसाब से हैंडल करे इस चीज में? परमात्मा रुखाड़ी मेरा तो सच्चाई यह है, टांग खिंचाई नहीं, बहुत नीचे सतर तक चले जाओ लोग। अच्छा, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए अच्छी बात करने फिर जाएंगे। किसान आंदोलन ने हमारे को दो चीजें दी हैं,
एक अच्छी है, एक माड़ी है। एक दी है जागरूकता जो अच्छी है, बिल्कुल। एक दी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसा ग्रुप खड़ा कर दिया और सारे नेताओं को पीछे करके, मैं सोचूं सारे नेताओं को पीछे करके तो बन जे, दूसरा सोचो तो बन जे। एक यंग बच्चों की, ज्यादातर नौजवान बच्चे हैं, उन्होंने जो पुराने नेता थे उनके खिलाफ एक माहौल खड़ा कर दिया उड़े आंदोलन में। तब मैं बताऊं, उनने शुरू कर दिया, ये तो कभी मर रहे कोई नहीं, अपना नंबर कदा हुआ। समझ गए? ये तो बिना, हाँ भाई अपना नंबर तो आने नहीं देना इनने। कोई 30 साल तक किसान आंदोलन लेना चाहिए था, उनका अनुभव का फायदा, लेकिन उनने क्या कर दिया, सारा हरियाणा में नेता तो बैठे रहे बॉर्डर पे, सारे हरियाणा में एक माहौल खड़ा कर दिया, ये तो उड़े बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जनता तो और लोग इकट्ठे कर रहे हैं। मैं जब किसान आंदोलन जीत का है तो गाड़ा पाया तो मैदान साफ उनके खिलाफ पे बोल रहे लोग। समझ गया? लेकिन उनका मन में ये थी कि हम इनको नीचे करके हम नेता बने। सच्चाई ये थी कि अगर सारे साथ मिलकर चल रहे हैं तो वो ही नेता बने। जिसने मेरे एक न्यू अंदाजा लगा हम कितने साल तक लड़ सका। एक केज हो सबकी, एक सबकी संघर्ष के केज हो। ये मैं लगातार कोई आंदोलन चल पड़ा 5-10 दिन में बीमार हो जाऊं जी। नौजवान बालक तो कोई नहीं, मैं 50-50 दिन के आंदोलन लड़े लगातार, एनर्जी हो। मैं 45 मिनट से कम भाषण मेरा कभी होता ही नहीं था, और पूरी धारा प्रवाह लय में भाषण दिया था। मैं 10-12 मिनट में खत्म करूं और सारा मुंह में थूक लाग जी। हाँ, एक कैपेसिटी हो है सारा सब। अगर कोई नौजवान साथी मारे दो खड़े हो गए आगे बढ़े है तो उसके लिए सुविधा थी ना, अनुभव था, सबसे मेन सुविधा थी उसके लिए। हाँ, बिल्कुल हमारे उसमें सुविधा थी। मगर अगर कोई नहीं सोचे कि भाई साजिशें रची जाती हैं बिना मतलब की बात छेड़ दे, कौन कि मैं 5 दिन का ना मन तो यह कही थी, एक दूसरे की टांग खिंचाई, चुगली खूब हुई है एसकेएम के बाद। एसकेएम भी शिकार हुआ उसका। अच्छा, एसकेएम को भी तोड़ने के लिए आरएसएस ने इतने हथकंडे अपनाए। लोकसभा के चुनाव में एक एसकेएम के 2 एसकेएम बनवा दिए, क्योंकि इनको पता था कि मोदी के आंख में आंख डाल करके अगर कोई सवाल पूछ सकता है, जो विपक्ष का रोल होता है, जो पार्टियां इन्हें खत्म कर रखी हैं। जनता के सवाल कौन पूछेगा? मीडिया इनके काबू मारी है। जनता के सवाल कौन पूछेगा? तो विपक्ष पूछेगा या मीडिया पूछेगी। जनता के सवाल पूछनी है नहीं बच्चा को। जनता के सवाल एसकेएम पूछा था, एसकेएम के भी 2 एसकेएम बना दिए। वो सिर्फ ये था कि पूरे देश के अंदर कहीं सभाएं ना करें, कहीं रैलियां ना करें, कहीं जनता के सवाल नहीं उठावें। हमारे जैसे लोग छोटे छोटे संगठन चलावा, हमारे पास इतने संसाधन नहीं होंगे। आरएसएस तो भाई आज कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं आरएसएस, और हिंदुस्तान का कोई शहर नहीं जड़ा इनका दफ्तर नहीं। 5 स्टार होटलों से भी अच्छे इनके ऑफिस हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं करवाया इन्हें रजिस्टर्ड? क्योंकि उसमें ऑडिट देना पड़े, हिसाब देना पड़े, सीए बिठाना पड़े, कितनी प्रॉपर्टी आपकी बतानी पड़े। आज हर गांव में आरएसएस का कार्य करता है, लेकिन रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। हर क्षेत्र में उनकी शाखा लागा पूछे तो आपका काम क्या है? हम तो सांस्कृतिक संगठन है, काम राजनीति का करते हैं, प्योर राजनीतिक संगठन है। आरएसएस जो संगठन है वो प्योर राजनीतिक है, प्योर जातिवादी है जी। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हर पर्पज रखते हैं। जातिवादी मैं नहीं कहूं। आरएसएस का चीफ एक रज्जू भैया थोड़े दिन रहा, ठाकुर घर में पैदा हो गया, वरना ब्राह्मण ही होता, वो भी कोंकण का ब्राह्मण, चित पावन ब्राह्मण। और उत्तर भारत के ब्राह्मण ना तो ब्राह्मण नहीं मानते हैं, ये तो उनको कागर इनमें भी अलग अलग कर ब्राह्मण पता नहीं कितनी कैटेगरी है। हमारे ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानते। चित पावन ब्राह्मण हो कोंकण का, वो आरएसएस का चीफ बन सकता है। प्योर जातिवादी संगठन, प्योर राजनीतिक संगठन है, मगर कोई हिसाब लेनी आनी। हर तरह के छल पर्पज रचना। आज हरियाणा के अंदर एक आपने अभी थोड़ा सा माहौल देखा होगा, एक आधा जाटा बालक ने बुका दे, चमारा ने गाड़ी दे दे, चमारा बालक ने बुका दे, जाटा ने गाड़ी दे दे। इसका मतलब क्या है? लोकसभा के चुनाव के अंदर किसान और मजदूर ने अलग करना, भारतीय जनता पार्टी को
भारी नुकसान पहुंचा था, इनको टक्कर दी थी। मजदूर का नेतृत्व चमार कर रहा था, किसान का नेतृत्व जाट कर रहा था। आज उस एकता को तोड़ने के लिए घर घर प्रचार करवा रहे हैं। आपकी भी ऑडियो वायरल है क्या? ऑडियो, वो मंत्री है जो कृष्ण बेदी, वही उसके खिलाफ ना बोलियो। अच्छा, वो घटना बताता हूँ। वो पब्लिसिटी स्टंट है उस छोरा का, मैं जानता नहीं इसमें कौन है। अच्छा। भाई केक कौन केक रहे वो अलग चीज है। एक घटना होती है हिसार के अंदर जी। उसमें हम यूं सोच रहे थे, गणेश वाल्मीकि के नाम से एक लड़का है, वो इस दुनिया से चला जाता है। वहां वाल्मीकियों का कहना था कि ये पुलिस ने ऊपर तो छत पर फेंक दिया जाए तो मरे। और पुलिस का कहना यह था कि ये गली पे वो कूदा था, अपने आप डैपड़ा जाए तो मरे। दोनों आगे अलग अलग थे, अलग अलग बयान। हम भी ये सोच रहे थे कि इस लड़के को न्याय मिलना चाहिए। मैं भी उनकी सपोर्ट करने गया था, लेकिन इत्तेफाकन सैलजा आई पाई। मैं तो 5-10 मिनट बैठ कर उड़ता आ गया, मैं बोला वाला को नहीं। उनकी मदद करने हॉस्पिटल में जा लिया मैं, जब तक उसका दाह संस्कार नहीं रहा था। अब राजनीतिक लोग आ जाए जो हमारे वर्ग ने कोई घाटे पूछे। घटना क्या होती है कि उसके बाद एडीजीपी बैठे हिसार जी, हिसार रेंज में, आईजी की पोस्ट पे। पता नहीं तो सरकार ने तोड़ दी, पता नहीं वो सीनियर अधिकारी में बैठा रखे। एडीजीपी बैठा, कितना बड़ा अधिकारी है। सर्वा एक ही रह गया डीजीपी हरियाणा, उससे बड़ा और तो रहा ही नहीं को। उसका बयान आवा कि ये एक्सीडेंट की घटना है, और साथ में बयान नहीं आता, साथ में वीडियो जारी कर देता हूं, सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे, ये देखो ये लड़का कूदने लग रहा है, कर दी, क्लियर होगी पिक्चर। बिल्कुल। दूसरी एक वीडियो आ गई, पुलिस वालों के ऊपर गंडासे से हमला हो रहा है। दरवाजा तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया यार, ये तो गलत हो रहा है। तो यहाँ तो जो अन्याय पुलिस किया कर दिया, पुलिस के लिए अन्याय हो रहा है। ये जो अलग टाइप का सिस्टम। और उन जो पुलिस के परिवार थे हमारे जैसे संपर्क करा दी, हमारे गले नहीं बन रही सच्चाई में। हमारे बेदी जी उस आंदोलन का समझौता करवा के आए, तो उसमें FIR लॉन्च कर दी और गल्ला ऐसी एक्ट ला दिया। उन पे ही जिन नाम नहीं दिया किसी का। अच्छा। हम चले गए, मैंने वहां जाकर के कहा कि बेदी जी बिल्कुल जो इन्होंने शपथ ले रखी है उसके विरुद्ध काम कर गया सारा। जब एडीजीपी जितना बड़ा अधिकारी ये कहता है एक्सीडेंटल मामला है, तो FIR क्यों? जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है भाई यू होया किसने है, मान लिया FIR होगी भाई SC ने करे है कि जनरल कैटेगरी ने करे है, फिर या SC एक्ट क्यों? ये तो सीधा इशारा हो गया भाई कोई जातिवाद वाला मामला आ गया। तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत कर रहा है भाई। मोदी जो कृष्ण बेदी ने जो ये काम कराया, जो FIR लॉन्च करवाई, ये गैर कानूनी है। और जो इन्होंने संविधान की शपथ ले रखी कि एक कोई भी मंत्री एक शपथ लेता है, वो कहता है मैं संविधान के दायरे में रह करके बिना भेदभाव के मैं एक कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार का कैबिनेट मंत्री होने के नाते जो भी मामला मेरे संज्ञान में लाया जाएगा, मैं बगैर किसी राग और द्वेष के उसके साथ न्याय करूंगा। बताओ भाई, ये तो सारा अन्याय हुआ। ये हो गया उसको उल्टे, ये तो 100% उल्ट हो गया। तो हमने कहा मोदी, ये क्या नाम है अपना, बेदी जी का फर्ज बनता था कि वो कहे कि अगर किसी ने दोष करा है तो उसको बख्शेंगे नहीं और निर्दोष को आंच नहीं आएगी। ये हक बनता था, समाज में खड़े हो गए, ये कहना चाहिए था। बिल्कुल। वो वीडियो जाहिर है किसी समाज में जानी थी भाई। एक लड़का है, कोई मैं जानता नहीं उसको, उसने फोन करा प्रधान जी सुरेश को, बोलो मैं संयुक्त मोर्चा मीटिंग में तो रोहतक था। हाँ भाई, गाड़ी में थे, सारे दिन की मीटिंग में थे। बोला जी आपने भी बयान गलत दे दिया। मैं कौन सा बयान भाई? बोला बेदी के खिलाफ। मैं इग्नोर सी कर रहा था। मैं मर्द रोज फोन आओ, आपका इंटरव्यू चल लगा, किसी ने अच्छा लगा, किसी ने माड़ा लगा, तो ये भी फोन आ जाएंगे। मैं उसको इग्नोर करेंगे। मैं भाई हमने तो न्याय के पक्ष की बात करी है। नहीं जी आप ये DSC समाज का एक छत्तर नेता, मैं अच्छी बात है भाई, लेकिन ये हरियाणा सरकार का मंत्री भी है। मैंने इशारा भी करूं मुझे अलग दी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री है हरियाणा सरकार का, और जनता का सवाल पूछना जनता का अधिकार है।
अगर उसने उस समाज का नेता रखना है तो उसको इस्तीफा दिवाकर उसका समाज का नेतृत्व तो पकड़ा दो। क्या इतराज है किसी ने? बोलो फिर एक समाज की बात। अगर मंत्री है तो सर्व समाज, पूरा हरियाणा का मंत्री है, और हरियाणा का मंत्री है तो हरियाणा की जनता को सवाल पूछना अधिकार है। अगर अच्छे काम करेगा जयकारा ला देगी, माड़े काम करेगा सवाल भी पूछेगी। बिल्कुल। मगर उस छोरे ने क्या करा, मैं तो इग्नोर कर रहा हूं, बारह डीएससी समाज का नेता है फलाना, मैं उसने नहीं सोच गया अनजान है। जानता है को नहीं मंत्री के पावर है, मंत्री का क्या फर्ज होता है। अनजान आदमी का पल्ला पड़ी। अच्छा भाई मैं के लड़ाई तरह गला बंद कर जोन सी में बातें हमारी फोन पे होती के करया, मैं सुरेश कोतकीरे को उसकी बेदी का समर्थक की हुई, तू मैं ऑडियो चल रहा है। बेवकूफ आदमी के लिए क्यों माथा मारूंगा। इतना से बेदी ने कड़वा लग गए नहीं। बेदी करो फोन में सारी बातें जवाब दूंगा। बेदी करो फोन। हाँ हाँ। मैं आपने गलत बोला, मैं बताऊंगा कि वो गलत बोला है कि मैं गलत बोला। बिल्कुल। या तो उसका एडीजीपी गलत है, इशारों में बैठा है। अरे शासन और प्रशासन तो दो गाड़ी के पहिए हैं, तभी सरकार चलती है। हाँ बिल्कुल। आपका इतना बड़ा अधिकारी कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल घटना, आप एफआईआर किसके खिलाफ करवा रहे हो? बताओ तो सही। बाद में एसआईटी गठित करनी पड़ी, वही बेदी इशार के अंदर कह के आया, जो भाषा मैंने बोली वो कह के आया, मेरा बयान दे के आया बेदी। मैंने जो कहा था बेदी ने ये कहना चाहिए कि निर्दोष कोई भी हो उसको आंच नहीं आने देंगे और दोषी को बख्शेंगे नहीं। 4 दिन बाद से बेदी इशार में कह के आया बात। हाँ बिल्कुल। कह के इस डाल के बालक पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, वीडियो वायरल कर दी। मेरे पास फोन आया जी आपकी वीडियो वायरल हो ही रहेगी भाई। मारा कि वो है सरकार का मंत्री है, सवाल कल भी पूछते थे, आज भी पूछा। अगर मंत्री रहेगा तड़का ही पूछांगे। जे उस समाज का दर्द हो इस्तीफा दुआ कर अपना घर ले जाओ, समाज का नेता बना दो। कौन बोलते हमें? तो सरकार का मंत्री रहेगा तो बोल दांगे भाई। अब बोलना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। प्रधान जी, इतना समय दिया।